तो गाइस एक नई सीरीज के पहले पार्ट की स्टार्टिंग में हमें ब्राइड मून ड्यूक के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कोई लड़का आराम से अपने घर में सोने में लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही वो पलट कर देखता है तो वो देखता है, पाता है कि इसके बगल में एक लड़की सोने में लगी हुई है और धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलता है और उसे की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए ठरकियों की नजर से कहने लगता है कि हनी। और जैसे उसे छूने की कोशिश करता है तभी वहां पर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और जो लड़की उसके बगल में सो रही होती है वही जोर जोर से चिल्लाते हुए उससे कहने लगती है कि जू आन, आखिरकार तुम ये सब क्या करने में लगे हो। और वो बंदा ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और कपकपाते कहने लगता है कि सेकंड में आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आप यहाँ पर क्या कर रही हो, मेरी वाइफ चू यान कहाँ पर है। जहाँ पर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और मदद की भीख मांगने लगती है वह लड़की और कहने लगती है कोई तो यहाँ पर आओ और मेरी मदद करो। जहाँ पर जो मास्टर है वो सेकंड यंग लेडी के रूम में जा चुके हैं। तभी वो बंदा ये सुनने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है क्या ये वाकई में सेकंड लेडी का रूम है, आखिरकार मैं यहाँ पर कैसे आ गया। लगता है कि अब मुझे यहाँ से अपनी जान बचाकर जल्द से जल्द भागना होगा, खत्म, अब सब कुछ मेरी लाइफ में खत्म, अब तो मैं पक्का मारा जाऊंगा। लेकिन मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे आखिरकार। ये अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते जब वह वहाँ से जा रहा होता है तो कुछ लोग उसे देख लेते हैं और कहने लगते हैं कि ये बंदा यहाँ पर भागते हुए जाने में लगा हुआ है, चलो हमें वहाँ पर उसे ढूंढना चाहिए। दूसरी तरफ ये बंदा कहने में लगा होता है कि अगर इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो ये लोग मुझे पक्का मार देंगे, मुझे जल्द से जल्द इस ब्राइट मून सिटी को छोड़कर जाना होगा। लेकिन जब इतना चल ही रहा होता है तभी पीछे से एक हाथ आकर उसके गर्दन पर कोई मार देता है, जिसके कारण वह वहीं पर बेहोश होकर गिरने लगता है। तभी काली परछाई में से एक बंदा निकलता है और उसको मारने के बाद उससे कहने लगता है कि तुम तो बस एक कचड़े थे, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा तेजी से भागते हो। और वहाँ पर मौसम बहुत ज्यादा खराब होने के कारण बिजली जोर जोर से कड़कने में लगी थी और दिखाया जाता है कि जिस बंदे ने जो बंदा भागने में लगा हुआ था, जो कि हमारे एमसी की बॉडी है, यानी कि एमसी कह सकते हो, वो बंदा भी उसके ऊपर बिजली गिरने के कारण पूरी तरीके से भुन चुका होता है, जल चुका होता है। और जिसने ऐसा किया होता है उसके साथ वह यही बंदा है जिसने उसे बेहोश किया था। वो कहने लगता है कि लो भाई, इसे मारना तो मेरे लिए बिल्कुल भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था। अब जबकि ये बंदा ऑलरेडी मारा जा चुका है, वो भी बिजली के झटके से, तो अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एविडेंस को मिटाना है और इस तरीके से पेश करना है इन लोगों के सामने, जैसे कि इसने अपनी पहली रात को, यानी कि अपनी शादी की पहली रात को अपनी ही सिस्टर इन लॉ के कमरे में जाकर उल्टा सीधा दुष्कर्म करने की कोशिश की और उसी के गुस्से के कारण भगवान ने इसे सजा दे दी और इसे बिजली से झटके से मार दिया। अगर मैं इस तरीके की स्टोरी बनाता हूँ तो कोई भी इस पर विश्वास कर लेगा। मैं वाकई में ये नहीं कहना चाहता कि ये नहीं पता मुझे इस बारे में कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी या फिर तुम्हारी किस्मत बुरी थी, तुम तो बस एक गुड फॉर नथिंग थे, किसी काम के नहीं, नालायक, अनसक्सेसफुल और जिंदगी के पूरे लूजर। लेकिन तुम्हारी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी थी कि तुम एक ड्यूक के हस्बैंड बन चुके थे। तुम्हारी जो किस्मत है वो वाकई में दूसरों को जेलिस महसूस करवा देगी। लेकिन भले ही तुमने इतनी ज्यादा लग्जरियस फैमिली को ज्वाइन कर लिया है, ड्यूक मैनर की जो बेटी है उसके साथ शादी कर, लेकिन तुम एक ऐसी चीज में फंस गए जिसे तुम्हें नहीं फंसना चाहिए था, और वह है जुओ डायनेस्टी के थ्रोन की सिंहासन हासिल करने की जो लड़ाई है उनके बीच में। उसके बदले में तुम्हें अपनी जिंदगी देनी होगी और तुम अपनी ही किस्मत पर ब्लेम कर सकते हो, किसी और पर नहीं। लेकिन तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हारी जो लाइफ है वो यहाँ पर खत्म होती है। अब जबकि तुम यहाँ पर इस तरीके से मर जाते हो तो तुम यहाँ पर किसी गोश्त की तरह बिना किसी परेशानी के रह सकते हो। मुझे तो ये भी नहीं पता कि शायद तुम्हें इसका मौका मिलेगा भी आगे चलकर या नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ उसकी बॉडी को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से जल गई होती है और अभी भी उसकी बॉडी के अंदर बिजली मौजूद है। तभी कहानी शिफ्ट होती है एक ऐसी जगह पर जहाँ पर हमें बिल्डिंग दिखाई जाती है मॉडर्न वर्ल्ड की, और एक बंदा अपने पीसी पर किसी को कमेंट करने में, उससे बहस करने में लगा हुआ था और कहने लगता है कि अगर तेरे में हिम्मत है तो तुम आकर मुझे हरा के दिखाओ, मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं हरा सकता, तुम बस छोटे मोटे चूजे हो चूजे, मैं तो बस तुम्हारे पास वार्म अप करने में लगा हूँ, तुम्हें पता है कि मेरे पास कितने आइडियाज हैं। चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिरकार किस तरीके से लोगों को वर्च्यू के साथ कन्वेंस किया जाता है। और जब ये ऐसा करने में लगा हुआ था तभी उसके पीछे एक लाइटनिंग बॉल निकलने लगती है, जिसको देखकर ये बंदा काफी ज्यादा डर जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार ये चमकती हुई चीज क्या है, और उसको देखकर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि हॉली शिट, आखिरकार ये चमकती हुई चीज मेरे पास क्यों आ गई है। और वह बॉल में से बहुत ज्यादा बिजली हमारे उस बंदे पर गिरने लगती है, जिसको देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और तो वह अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाता और पूरी तरीके से पैरालाइज्ड हो जाता है। और ये बात उसे जब समझ में नहीं आती तो चिल्लाते हो क्या लगता है कि ये सब क्या होने में लगा हुआ है, क्योंकि इसकी जो बॉडी होती है वो धीरे धीरे करके गायब होना चालू हो जाती है और जिस पीसी के सामने ये बैठा होता है उसी पीसी से वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है। और गायब होने के बाद वह अपने आप को एक ऐसे स्पेस में पाता है जो कि पूरी तरीके से खाली होता है और कुछ समझ नहीं पाता, तो क्या लगता है कि आखिरकार यह कौन सी जगह है, ये तो मैंने कभी देखी भी नहीं है। और जब वह अपनी बॉडी को छूने की कोशिश करता है तो उसके हाथ उसकी बॉडी के आर पार चला जाता है, जिसको देखकर वो और भी घबरा जाता है। तभी पीछे से कोई उसे मुबारकबाद देता है, जिसको देखकर वह डर जाता है और पीछे मुड़कर वह कहने लगता है कि आखिरकार मुझसे कौन बात कर रहा है। जहाँ पर पीछे से कोई चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि तुम ऑलरेडी बाउंड हो चुके हो कीबोर्ड वॉरियर अकाउंट से,
जबकि अब तुमने सारी की सारी कंडीशन को मेट कर लिया है तो तुम्हारी जो एबिलिटीज है वो ऑटोमेटिकली अनलॉक होती जाएंगी समय के साथ। लेकिन ये बात हमारे एमसी यानी कि ये बंदे को समझ में नहीं आ रही होती और वो कहने में लगा होता है कि कीबोर्ड वॉरियर अनलॉक। ए हेलो, आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम ह्यूमन लैंग्वेज बोल सकते हो? मुझे समझा सकते हो? लेकिन तुम्हारा जो कीबोर्ड वॉरियर का जो टाइटल है वो मेरे जो पर्सनैलिटी है उससे तो मैच खाता ही है। जहाँ पर वो सिस्टम उससे कहने लगता है कि तुम्हें दूसरे वर्ल्ड में जाकर तुम्हारे इस पूरे पूरे वर्ल्ड में घूमना होगा और जितना ज्यादा हो सके वहां पर उन्हें तुम्हें मैनुअल्स कलेक्ट करना होगा 12 अननोन रीजन में से जो कि इस वर्ल्ड में मौजूद है, और इन सभी के सभी मैनुअल्स को तुम्हें इस सिस्टम में डालना होगा F12 फंक्शन की के द्वारा। और जब भी तुम एक मैनुअल को कलेक्ट करोगे तो तुम्हारी जो करस्पॉन्डिंग एबिलिटी है वो अनलॉक हो जाएगी। ये बात देखने के बाद उसके सामने एक कीबोर्ड आ जाता है। इसको देखकर वो क्या लगता है, क्या ये जो मेरा कीबोर्ड नहीं है? आखिरकार ये इस तरीके से कैसे बन गया अचानक से? तभी सिस्टम उसे कहते हुए चला जाता है कि तुम्हें गुड लक हो, तुम कीबोर्ड वॉरियर तुम जैसे चाहो वहां पर कर सकते हो। तभी एमसी उससे पूछने लगता है कि जरा एक मिनट को आखिरकार तुम मुझे बता सकते हो जो 12 अननोन रीजन है उसके बारे में मैं उसे कहाँ पर ढूंढूंगा और आखिरकार मैं उन मैनुअल्स को कैसे ढूंढूंगा? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि आखिरकार ये जगह है कौन सी, मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? तभी अचानक से उसके पीछे एक छोटी सी बॉल चमकने लगती है और वो एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाती है और ऐसा लगता है कि उसकी जो सोल है वो एक नए वर्ल्ड में जाने के लिए रेडी है, जिसको देखकर वो चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि फिर से नहीं, फिर से मुझे गायब करने के पीछे पड़े हुए हैं। तभी वहां पर किसी की आंखें खुलती, हमारे एमसी की आंखें खुलती है तो वो अपने सामने किसी को बातें करते हुए पाता है तो लोग कह रहे होते हैं कि जरा इसके कॉर्नर को देखो, इसकी जो बॉडी है पूरी तरीके से जल चुकी लाइटनिंग के कारण। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार इसके साथ ऐसा किसने कर दिया? क्या ये वह मैन नहीं है जिसे एल्डेस्ट डॉटर के द्वारा चुना गया था, वो भी चू फैमिली में? दूसरा बंदा क्या लगता है कि जी हाँ, मैंने भी यही सुना है। कल रात को मुझे यहाँ पर ये खबर मिली थी कि इसकी जब शादी हुई थी नई नई, कल रात को वो अपनी वाइफ के कमरे में ना जाते हुए अपनी ही सिस्टर इन लॉ के बेड पर जाकर सो गया था। इस बंदे की किस्मत तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन ये डिजर्व तो करता है लाइटनिंग के लायक। ऐसे कांडी ऐसा किया तभी वो क्या लगता है कि इसकी बॉडी पूरी तरीके से जल चुकी है और पूरी तरीके से राख बन चुकी है, काली हो चुकी है और इतनी बुरी तरीके से बिजली का झटका लगा के इसका आंखें बाहर आ गई, मुंह फटा का फटा रह गया। इससे साफ साफ पता चलता है कि इसके जोड़ का झटका लगा है। तभी उसका साथी उससे कहने लगता है कि खैर वो सब छोड़ो, हमारी ली फैमिली की जो बिजनेस एबिलिटी है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है इस वाली इंडस्ट्री में। दूसरा बंदा उसका साथी क्या लगता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन हमें इस मैटर को जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा। और तभी अचानक से उस बंदे को होश आ जाता है और वो जोर जोर से खांसने लगता है, जिसको देखकर ये दोनों के दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और सिर्फ ये दोनों नहीं बल्कि जितने भी लोग उसकी बॉडी को कलेक्ट करने के लिए आए थे और उसकी जांच पड़ताल करने में लगे हुए थे वो सभी के सभी घबराने लगते हैं और डर के भागने लगते हैं, कहने लगते हैं कि भूत आ गया, भागो, भूत आ गया। यहाँ पर हमारा एमसी को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा होता। तभी वो बंदा गिरने के बाद कहने लगता है कि तुम किस तरीके की डीमन हो। और जब इस तरीके से हमारे एमसी से कहने लगता है तो हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि आखिरकार ये इस तरीके से लोग कपड़े क्यों पहने हुए हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और ये चाइनीज स्पीक क्यों नहीं कर रहे, मेरी लैंग्वेज क्यों नहीं बोल रहे हैं। और तभी हमारे एमसी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है और कहने लगता है कि स्पिरिचुअलिटी, एंशिएंट टाइम्स, अदर वर्ल्ड, आखिरकार ये कोई वर्ड वगैरह है क्या? जरा एक मिनट को। और इनके कहने का मतलब क्या है कि अभी भी ये बंदा कहने में लगा हुआ था कि मैं अपनी ही सिस्टर इन लॉ के कमरे में जाकर सो गया था कल रात को, जब मेरी शादी के दिन की रात, वो भी ये सब क्या होने में लगा हुआ है, मुझे तो कुछ भी ना समझ में आ रहा। तभी वहां पर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो बंदा कहने लगता है कि तुम्हें रास्ता देना चाहिए, चू फैमिली की जो फर्स्ट मेस है वो यहाँ पर आ चुकी है। और तभी हमें एक लड़की को आते हुए दिखाया जाता है वहां पर, और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मैं हमारे एमसी की वाइफ होती है जो हमारे एमसी को देखने के लिए आई है। ये देखने के बाद हमारा एमसी का मुंह फटका फटा रहने लगता है और कहने लगता है कि ये तो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। तभी हमारे एमसी की जो वाइफ होती है उसकी मेड उसको देखकर कहने लगते कि जू आन, यहाँ तक कि लाइटनिंग गॉड ने भी तुम्हें यहाँ पर पनिशमेंट किया लेकिन तुम फिर भी नहीं मारे गए। लगता है कि तुम जैसे कचड़े को तो वो भगवान भी जाने की गॉड है ना, लाइटनिंग गॉड, वो भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इसको देखने के बाद हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि कितनी ज्यादा कोइंसिडेंस वाली बात है कि ये बदकिस्मती वाले बंदे का नाम भी बिल्कुल मेरे से ही मैच खाता है जिसका नाम जुआन है। तभी वो मेड उससे कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हो गया, तुम मेरा रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो, क्या तुम पागल बन चुके हो? अब तुम ये मत कहना कि तुम सब कुछ भूल चुके हो जो भी तुमने कल रात को किया था कांड। तभी हमारे एमसी की वाइफ अपने मेड को रोकती है और उससे कहने लगती है कि तुम अपनी जुबान पे काबू रखे तो ये बेटर रहेगा, आखिरकार ये हमारे फैमिली का दामाद जो है और ये ब्रदर इन लॉ है तुम्हारा। तभी वो मेड उससे माफी मांगने लगती है। जब हमारा एमसी इसको लड़की को देखता है तो काफी शौक होते हुए कहने लगता है कि जो ब्यूटीफुल वुमन मेरे सामने खड़ी हुई है वो एक्चुअली में इस बंदे की वाइफू है जिसकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब थी, नहीं मेरी वाइफू है। तभी आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो एल्डेस्ट डॉटर को देखते हैं चू क्लैन के तो कहने लगते हैं कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, इसकी सुंदरता को तो कोई भी मैच नहीं कर सकता। यहाँ तक कि इसकी मेड को भी तो देखो कितनी ज्यादा गरेजियस है इसकी मेड। और कल रात को जिसे बिजली के द्वारा झटका लगा था वो और कोई नहीं, वो इसलिए लगा था इस बंदे को ताकि क्योंकि ये अपने सिस्टर इन लॉ के बेड पर जाकर सो गया था। ये तो वाकई में हमारी जनरेशन के लॉन्डो के लिए रोल मॉडल है। यहाँ पर हमारा एमसी पूरी तरीके से ठरकपन दिखाने में लगा होता है, उसके पैरों में जाकर गिर जाता है और अपनी ही वाइफ से पूछने में लगा होता है कि हे ब्यूटी, आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है? मैंने सुना है कि तुमने मुझे अपने हस्बैंड की तरह चुना था, तुम्हारी आंखें वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी हैं जो तुमने मुझे चुन लिया। ये बात सुनने के बाद उसकी मेड उस पर कहने लगती है कि तुमने सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटों पहले ही तो शादी की थी इनसे और तुम्हें अपनी वाइफ के बारे में भी नहीं पता कि आखिरकार तुम्हारी वाइफ कौन है। लेकिन हमारा एमसी आया है मॉडर्न वर्ल्ड से तो उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से और वो डायरेक्टली अपनी वाइफ के पैरों को जाकर पकड़
पकड़ लेता है और उनसे कहने लगता है कि मैं तो वाकई में बहुत ज्यादा चिंता में पड़ गया था कि वो मेरे लिए मेरी जो वाइफ है वो बहुत ज्यादा उदास होगी, तो मैंने इस एटमोस्फेयर को थोड़ा मजेदार बनाने के लिए जोक मार दिया और कुछ नहीं। और जब वह इस तरीके से अपनी वाइफ को पैरों को पकड़ने में लगा हुआ था ताकि उसे मक्खन लगा सके, तभी उसकी मेड आकर उसे जूते से मारने लगती है, अपने पैरों से दूर करते हुए उससे कहने लगती है, आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे इस तरीके से ऐसा करने की, क्या तुम्हें अपनी जगह भूलने की आदत पड़ गई है, क्या तुम्हें रूल्स के बारे में पता नहीं है। तभी हमसे कहने लगता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही करने में लगी हुई, मैं भी तो तुम्हारा मास्टर ही हूँ। ये बात सुनने के बाद उसकी वाइफ उससे कहने लगती है कि तुम ये सब किससे कह रहे हो, मुझे लगता है कि तुम अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने में लगे हो, अगर तुम इस तरीके से मूव कर सकते हो तो तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा घर पर वापस जाने के लिए। और हमारा एमसी उससे हम हाँ कर देता है, ओके कर देता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरीके से वो उसकी मेड को भी नहीं छोड़ता, हमारा एमसी ट्रक के मारे उसके पैरों को भी पकड़ लेता है और तभी उसकी मेड एक कैरेज में जाकर बैठ जाती है और हमारा एमसी इतना ज्यादा थक चुका होता है लेकिन वो उस पर कैरेज पर चढ़ने की कोशिश करता है। तो क्या लगता है मन में सोचते हुए कि मैं वाकई में बहुत ज्यादा थक चुका था, अगर ये गर्ल मुझे सपोर्ट नहीं करती थोड़ा बहुत भी तो मैं तुम्हें घर पर जाने के बाद अच्छा सबक सिखाऊंगा, ये लड़की ने तो मेरी बिल्कुल भी मदद ना की। और जैसे ही हमारा एमसी वहां पर चढ़ने की कोशिश करने लगता है तो जो मेड है वो अपने ड्राइवर से कहने लगती है कि तुम गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हो, जिसको देखकर हमारा एमसी चिल्लाते हुए क्या लगता है कि मैं तो अभी गड्डी पर चढ़ा भी ना हूँ तो मैं इतनी जल्दी किस बात की पड़ी है, जिससे कि हमारे एमसी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और उसका दिमाग खराब होने के कारण वो फुल स्पीड में उसके अंदर घुस जाता है। जब वह अंदर जाकर देखता है तो उन चीजों को जाकर देखकर आराम से बैठकर उस मेड के बगल में बैठ जाता है और उससे कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा शर्म वाली बात होगी अगर मैं इन जैसे मुलायम मुलायम चीजों पे ना बैठूं तो। अरे बगल की बात चल रही है, तुम गलत ना सोच लेना। ये सोचने के बाद वो उससे कहने लगती है कि हे तुमने आखिरकार अभी भी क्या काम उससे। और तभी हमारा एमसी अपनी वाइफ को पटाने के बारे में सोचने लगता है और वो देखता है कि आखिरकार ये कौन सी बुक पढ़ रही है। जब हमारा एमसी उसकी बुक को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि ये एक रोमांस नॉवल होती है जिसका नाम स्वीट पेम्पर्ड वाइफ डोमिनेटिंग स्वॉर्ड इमोर्टल्स 99 डेज ऑफ सर्चिंग फॉर लव। भाई अजीब सा तो नाम है इसका। इसकी जो वाइफ है उसके भी इरादे मतलब उसकी भी इच्छाएं कुछ ऐसी हैं जिसे वो खुलेआम नहीं बता सकती, एक तरीके से कह सकते हो। और वो अपनी बुक को छुपाती है, शर्माती है, उससे कहने लगती है कि तुम इस बारे में भूल जाओ, तुम इसे जाने दो, इसके अंदर बैठने तो कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं। तभी हमारा एमसी उससे कुछ कहने की कोशिश करता है तो वो उससे पूछती है कि अभी अभी तुमने मुझसे क्या कहा। तभी एमसी उसकी बातों को टाल देता है, उससे कहने लगता है कि मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं देखा था, तुम जो चाहे वो कर सकती हो। और हमारा एमसी हंसते हुए उससे कहने लगता है कि अभी अभी इसे शर्म आने में लगी हुई थी, सही कहा ना। और तभी वो डायरेक्टली उसकी मेड से और अपनी वाइफ से पूछने लगता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो क्या तुमने कभी भी अननोन रीजन के बारे में सुना है और सबसे ज्यादा क्लोज जगह वह कौन सी है। ये बात सुनने के बाद उसकी मेड उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुमने अननोन रीजन के बारे में क्या सुना। तभी एमसी कहने लगता है कि आखिरकार मैंने किसी से सुन लिया था। उसकी मेड को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। तभी उसकी वाइफ उसे डायरेक्टली मुंह मना करते हुए उससे कहने लगती है कि एक बात का ख्याल रखना कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कहाँ से सुना ये बात, लेकिन कभी भी तुम फ्यूचर में इसके बारे में मत पूछना। और उसकी गड्डी जोड़ी से जोड़ों से घर की तरफ बढ़ पड़ती है। और जब वह लोग घर पर पहुंच जाते हैं तो वापस से हमारा एमसी एक और बार पूछता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार मैं मेन गेट के अंदर क्यों नहीं जा सकता। तभी उसकी मेड उसे वापस से रोकती है और उससे कहने लगती है कि जो मेन गेट्स है वो सिर्फ और सिर्फ जो फैमिली के मेंबर्स के लिए है, सिर्फ वही अंदर जा सकते हैं। और बात करें तुम्हारे डोर टू डोर सन इन लॉ के बारे में, तुम बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं हो। मुझे इस बात का डर है कि तुम अगर अंदर जाते हो तो तुम्हारे कारण बेड लगाएगा, तो तुम्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं है, तुम इस मेन के अंदर नहीं जा सकते मेन गेट के। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हारा मुंह तो वाकई में बहुत ज्यादा खराब है, कभी तुम्हारे मुंह से कुछ अच्छी बात निकलती भी। लगता है कि तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड होने वाला है फ्यूचर में उसके कान खराब हो गए होंगे तुम्हारी ये बकवास सुन सुन के। ये सुनने के बाद उस मेड को गुस्सा आ जाती है तो वो हमारे एमसी पर अटैक करने लगती है। तभी हमारा एमसी भी इस मौके का फायदा उठाता है और अपनी एक्टिंग मोड को ऑन कर लेता है और छोटे से टच के कारण वो डायरेक्टली जमीन पर जाकर गिरने लगता है और बेहोश करने की एक्टिंग करने लगता है, जिसको देखकर उस लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है और कहने लगती है कि ये सब क्या हो गया, मैं तो यहाँ तक कि इसको अपने फुल पावर से भी हिटना किया था। तभी एमसी की वाइफ उसके पास आती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए था, तुमने कुछ ज्यादा ही हरकतें कर दी है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार ये बंदा कौन है, आखिरकार ये हमारे चूक लेन का सन इन लॉ है, तुम्हें फ्यूचर में इस बंदे को इस तरीके से ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। और वो मेड समझ जाती है। तभी उसकी वाइफ हमारे एमसी के पास आती है और उससे कहने लगती है कि तुम ठीक हो, इस तरीके से समय बर्बाद करना बंद करो, जो फादर और मदर है वो अभी भी इंतजार करने में लगे हुए हैं हमारा। तभी हमारा एमसी खड़ा होता है और उससे क्या लगता है कि कोई बात नहीं, अब हमें चलना चाहिए। और डायरेक्टली हमारी वाइफ ऊपर अपनी वाइफ ऊपर कूद पड़ता है और कहने लगता है कि मेरी वाइफ अभी भी मेरे बारे में केयर करती है। लेकिन जैसे वो अपनी वाइफ को गले लगाने के बारे में सोचता है और अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसकी वाइफ उसे इग्नोर कर देती है। तभी उसकी मेड हमारे एमसी को बताती है और उससे कहने लगती है कि जो कल रात को तुमने किया था, तुम अभी भी ऐसे एक्टिंग करने में लगे हो जैसे कि तुमने कुछ भी ना किया, तुम तो बिल्कुल इनोसेंट हो। चलो देखते हैं कि हमारे जो मास्टर और मैडम है वो तुमसे किस तरीके से निपटेंगे। ये बात सुनने के बाद वो हमारा एमसी वहां पर फिर से बेहोश होने की एक्टिंग करने लगता है और वहीं पर गिर जाता है। इसको देखने के बाद उसकी मेड पूरी कंफ्यूज हो जाती है और कहने लगती है कि आखिरकार इसके साथ क्या हो गया मिस। जहाँ पर हमारा एमसी इस मौके का फायदा उठाता है और उनसे बोलने लगता है कि मुझे कल रात को बहुत ज्यादा गंदी तरीके से लाइटनिंग ने स्ट्रक कर दिया, तो ऐसा
पॉसिबल हो सकता है कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था कि मेरी जो स्टार्टिंग होने वाला है लेवल का वो काफी ज्यादा हार्ड लेवल सेट हुआ है। सबसे पहले तो मुझे जितने ज्यादा हो सके उतना ज्यादा समय निकालना होगा ताकि मैं अपना खुद का एक प्लान बना सकूं। तभी उसकी वाइफ उसकी मेट से कहने लगती है कि तुम सबसे पहले तो इसे आराम करने के लिए ले जाओ और मैं अब जाकर अपने पेरेंट्स से बात करती हूँ। तभी वो लड़की अपने सर्वेंट का इस्तेमाल कर हमारे एमसी को एक कचड़े में डाल देती है और कहने लगती है कि तुम इसको यहीं पर फेंक दो, मैं जाकर थोड़ा पानी लेकर आती हूँ इसको जगाने के लिए। यहाँ पर हमारा एमसी को वापस से होश आ जाता है और उसके बगल में एक नदी या फिर कुछ पानी होता है, उसमें जाकर अपना चेहरा देखने लगता है और कहने लगता है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार ये मेरे बारे में बिल्कुल भी चिंता क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो मेरा चेहरा है वो पूरी तरीके से जल चुका है। आई मीन उस तरीके से जलना नहीं, मतलब इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है क्योंकि लाइटनिंग इसके ऊपर गिरी थी इसीलिए, और इस वक्त ये पूरी तरीके से नहाया धोया भी नहीं है और साफ भी नहीं है। और जब इतना सोचने में लगा हुआ तो तभी पीछे से एक बंदा आकर कोई इसे किक मार देता है ताकि वो हमारे एमसी को पानी में गिरा सके। और हमारा एमसी जैसे ही पानी में गिर जाता है तो मन में सोचते हुए क्या लगता है कि ये सब क्या चलने में लगा हुआ है, क्या मुझे यहाँ पर कोई मारने की कोशिश करने में लगा हुआ है? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि चू फैमिली में अभी भी यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कि मेरे जान के पीछे पड़े हुए हैं? यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बड़ा कांड जरूर कर रहा है। जो इस तरीके से एक्टिंग करना चाहता है वो बंदा जैसे कि मेरे साथ कोई एक्सीडेंट हो चुका है और मुझे मार देगा उनके सन इन लॉ को। लेकिन हमारा एमसी भी कहाँ हार मानने वाला, वो भी तैरते तैरते ऊपर आ जाता और चिल्ला चिल्ला कर हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है ताकि मदद मांग सके। और उसे धक्का देने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं वही उसकी मेड होती है, हमारी वाइफू की, आई मीन हमारे एमसी की वाइफू की, जो कि मन में सोचते हुए कहने में लगी हुई थी कि ये बंदा तो पक्का मरेगा। और हमारा एमसी मन में सोचते हुए उसको देखकर कहने लगता है कि आखिरकार जो स्नो है मेरी वाइफू की मेड, वो मुझे क्यों मारना चाहती है? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये इस तरह की जो स्कीम बनाया हुआ है, स्कैम वगैरह, वो मेरी वाइफ के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती? ये सोचकर हमारा एमसी वहां पर मरने की एक्टिंग करने लगता है और वहीं वाटर में तैरने लगता है। इसको देखकर उसने एक डंडा लेकर आकर उसे खींचने लगती है अपनी तरफ और कहने लगती है, क्या तुम वाकई में इतनी जल्दी मर चुके हो? ये तो वाकई में तुम्हारे लिए सही रहा, तुम मर चुके हो अब जल्दी। और तभी वो चेक करती है, उससे कहने लगती है कि चलो देखते हैं कि तुम्हारी जो अनकॉन्शियसनेस है वो अभी भी है या नहीं, तुम मरे हो या फिर जिंदा। जैसे चेक करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाती है तो हमारा एमसी उसके पैरों को पकड़ लेता है, जिसको देखकर वो चिल्लाते हुए कहने लगती है कि तुम मरे नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं पैरों को पकड़ने के बाद वो डायरेक्टली उसे खींच लेता है उसी पानी में ताकि उसे भी सबक सिखा सके। और जैसे स्नो ऊपर जाने की कोशिश करने लगती है तो हमारा एमसी उसे पकड़ लेता है ताकि वो ऊपर ना जा सके, लेकिन किसी तरीके से स्नो बाहर आ जाती है पानी और वो है अपने हाथों से कुछ निकालती है जैसे कि स्पाइडरमैन के जाल हो, और बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह ही उसके हाथों से कुछ निकलता है और वहां पर आसपास एक पेड़ होता है, उसकी टहनियों से जाकर उसको बांध लेती है जिससे कि उसे बाहर निकलने में सपोर्ट मिले। लेकिन हमारा एमसी भी चालाक निकला और वो डायरेक्टली उसे पकड़ लेता है और छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। वो कितनी भी कोशिश करे लेकिन हमारा एमसी उसे जाने नहीं देता और वापस से पानी में खींच लेता। उसके बाद हमारा एमसी उसे पानी में फेंकने के बाद ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है अकेला। थोड़ी देर बाद किसी तरीके से हमारा एमसी उस लड़की को बाहर निकालता है जो मैं पानी में डूबने के कारण बहुत ज्यादा बेहोश हो गई होती है। तभी हमारा एमसी उसके चेहरे को अच्छी तरीके से देखता है तो कहने लगता है कि जरा इसकी आईलैशेस को देखो, इसके माउथ को देखो, ये तो कितनी ज्यादा शर्म वाली बात है कि ये कितना ज्यादा पॉइजनस है, जहरीली बातें निकलती है बस इसके मुंह से। काश काश ऐसा होता कि ये म्यूट होती, यानी कि गूंगी होती, गूंगी कुछ भी बोल ना पाती तो। और उसकी बॉडी की तरफ देखते हुए सोचने लगता है कि अब मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए, कोई मुझे इस घर में मारना चाहता है और ये जगह बहुत ज्यादा डेंजरस है अगर मैं यहाँ पर रुकता हूँ, लेकिन मुझे इस वर्ल्ड के बारे में ज्यादा नॉलेज भी तो नहीं पता, अगर मैं यहाँ से चला भी जाता हूँ तो मैं अपना जिंदा नहीं रह पाऊंगा। यहाँ तक कि इस बॉडी का जो ओनर था पुराना वाला, उसने एक ऐसा काम किया है कल कि लोग इसकी जान के पीछे पड़ गए हैं। अगर मैंने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मुझे पक्का मारा जाऊंगा और वो भी बहुत ही जल्द। देखा एक मिनट को जब इन लोगों ने इस तरीके की मेथड का इस्तेमाल करने में लगे हुए मुझे मारने के लिए, तो इससे तो ये साबित हो चुका है कि इस क्राइम का जो भी मास्टर माइंड है वो मुझे ओपनली मारने की हिम्मत नहीं कर सकता, वो मुझे चुपके से मारने की कोशिश कर रहा है। और तभी उस लड़की की बॉडी की तरफ देखता है तो पता चलता है कि वो मूवमेंट नहीं कर रही होती, तो सोचने लगता है कहीं ये मर तो नहीं गई है, मैं वाकई में एक मर्डर की तरह नहीं दिखना चाहता दूसरों के सामने। और तभी वो उस स्नो को चेक करने लगता है, उसकी दिल की धड़कनों की, कहीं वो उसे कुछ हो तो नहीं गया, और वो नोटिस करता है कि इसकी दिल की धड़कनें तो चली नहीं रही, जिसको देखकर वह काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसे वापस से होश में लाने के लिए उसके चेस्ट को दबाने की कोशिश करता है और उससे कहने लगता है कि प्लीज तुम मरना मत, मरना मत, अगर तुम मर गई तो मैं क्या करूंगा। और जैसे इतना कोशिश करने लगता है तभी पीछे से किसी की आवाज आती है और कोई कह रहा होता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, और वो पीछे मुड़कर देखने लगता है और वो कोई और नहीं बल्कि मैं उसकी वाइफ होती है। तभी हमारा एमसी घबराने लगता है और उससे क्या लगता है कि मैं बस इसकी मदद करने में लगा होता, अगर मैं तुमसे ऐसा कहूँ तो तुम मेरी बात पर भरोसा करोगी। ये बात सुनने के बाद उसकी वाइफ उससे क्या लगता है कि तुम रास्ते से हट जाओ, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि उसके हमारे एमसी का जो हाथ है वो इस लड़की के चेस्ट पर होता है और वो गलत जगह पर बैठा हुआ होता है। तभी एमसी की वाइफ अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लगती है ताकि वो उस लड़की को होश में ला सके, जिसको देखकर हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे इस बात का तो बिल्कुल भी रियलाइज नहीं हुआ कि मेरी जो वाइफू है वो एक मार्शल आर्टिस्ट मास्टर है, जिसको देखकर वो और भी एक्साइटमेंट में भर जाता है और अपनी वाइफू से कहने लगता है कि हे हनी, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी हो मार्शल आर्टिस्ट में, क्या तुम मुझे भी सिखा सकती हो इस मार्शल आर्टिस्ट के बारे में, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास बेस्ट क्वालिफिकेशन है ये सब सीखने के लिए। लेकिन ये बात सुनने के बाद उसकी वाइफू से मना कर देती है, उससे क्या लगता है कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा लेट हो चुका है, तुम्हारी जो बोन्स है वो ऑलरेडी अडल्टहुड में कन्वर्ट हो चुकी है, तुम्हारी जो क्वालिफिकेशन है वो ओनली ऑन डी ग्रेड की होगी, और तो और मैंने तुमसे ये भी कह दिया
दिया है कि तुम मुझे हमेशा मिस चू कहकर बुलाओगे या फिर चू यान कहकर बुलाओगे, तुम हमेशा इस बात का ख्याल रखना। लेकिन हमारा एमसी क्या लगता है कि ठीक है समझ गया लेडी। तभी दूसरी तरफ उस स्नो को होश आने लगता है, उसके मुंह में जो पानी भरा था वो बाहर निकलता है, जिसको देखकर हमारे एमसी की वाइफ उसकी चिंता करती है और उससे कहने लगती है कि स्नो क्या हुआ था तुम्हारे साथ, क्या तुम ठीक हो? तभी हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है एक मेड होने के नाते इसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो मुझे मारने की हिम्मत दिखा सके, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई तो जरूर है। इसे इसे किसी न किसी ने ऑर्डर तो दिया है मुझे मारने के लिए, लेकिन आखिरकार वो बंदा है कौन? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मेरी वाइफ चू यान है या फिर कोई और है? चलो देखते हैं कि आखिरकार ये क्या करती है। तभी वो अपनी वाइफ से कहने लगता है कि मैं एक्सीडेंटली इस पॉन्ड में गिर चुका था और मुझे बचाने के लिए ये लड़की यहाँ पर आ गई थी और एक्सीडेंट से इसे ही चोट लग गई और ये पानी में गिर गई। किस्मत वाली बात ये अच्छी थी कि मुझे तैरना आता था, इसलिए मैं बाहर निकलने में कामयाब रहा और इसको मैं बाहर लेकर आ गया। ये बात सुनने के बाद उसकी वाइफ जो है कि चू यान उससे कहने लगती है, उससे पूछ लगती है स्नो से क्या ये बात जो कहने में लगा हुआ है कि वो सच है? स्नो हाँ कह देती है उसकी ये बात सुनने के बाद। तभी उसकी वाइफ खड़ी होती है और उससे कहने लगती है कि तुम पूरी तरीके से भीग चुकी हो और तुम अपने कमरे में जाओ और अपने आप को शावर लो और अच्छे कपड़े पहनकर आ जाना वहां पर। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी इस मौके का फायदा उठाता है और वो स्नो से कहने लगता है कि अगर तुम कहाँ पर शावर लेने वाली हो, कहाँ पर कपड़े बदलने वाली हो, कैसा रहेगा कि अगर हम दोनों एक साथ अपने शावर लें और एक साथ कपड़े बदले तो कैसा रहेगा? ये बात सुनने के बाद स्नो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती इस वक्त। तभी नेक्स्ट सीन में हमारे एमसी को अपनी वाइफ के कमरे के रूम के बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पर उनकी बातें सुनने में लगा हुआ था, यहाँ पर एक दूसरे के साथ बातें कर रही होती दोनों की दोनों। एमसी मन में वहां पर पहुंचने के बाद सोचते हुए कहने लगता है कि मैं अंदर आने में लगा हुआ मेरी लेडी। और जैसे वे अंदर के लिए जाने वाला होता है तभी अंदर से आवाज आती है, जहाँ पर स्नो उससे कहने में लगी होती है चूयान से, वैसे एक बात बताइए मिस, ये जो बंदा है वो वाकई में बहुत ज्यादा हार्ड होते जा रहा है हैंडल करने के लिए समय के साथ साथ। पहले तो वो आपकी हर बात माना करता था, लेकिन आज ये कुछ अजीब तरीके से व्यवहार करने में लगा हुआ है। ये बात सुनने के बाद एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये दोनों के दोनों मेरे बारे में बात करने में लगे हुए हैं, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि चूयान मुझे मारना चाहती है? ये बात सुनने के बाद चूयान उसका जवाब देती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हारी बात तो सही है, ये बंदा आज दिखने में डिफरेंट तो जरूर लगने में लगा हुआ है, इसका बिहेवियर भी बदल चुका है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि लाइटनिंग गिरने के कारण इसका पूरा का पूरा दिमाग खराब हो चुका है? ये बात सुनने के बाद स्नो उससे कहने लगती है कि मिस एक और बात बताइए कि आपके उस बंदे ने आपकी फैमिली के साथ इतना सब कुछ कर दिया है कल रात को, लेकिन आपने अभी भी उस बंदे को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं किया। ये बात सुनने के बाद चूयान उससे कहने लगती है कल रात का जो इवेंट है वो वाकई में बहुत ज्यादा बिजार था, बहुत ज्यादा अजीब तरीके का इवेंट था, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस मैटर को कल अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस जरूर कर लूंगी। ये बात सुनने के बाद स्नो उससे कहने लगती है अपने गर्दन को घुमाते हुए कि ये तो वाकई बहुत ज्यादा बुरा हुआ, उसके ऊपर लाइटनिंग गिरने के बाद भी वो बंदा मारा नहीं गया, वरना मेरी लेडी को यानी कि आपको इतना समय बर्बाद नहीं करना पड़ता इस बंदे को इस तरीके से गार्ड करने के लिए। तभी वहां पर जो चूयान है उससे कहने लगती है कि तुम्हें इस तरीके से दोबारा कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और हमारा एमसी एक किक मारता है उसके दरवाजे पर और अंदर आने की कोशिश करने लगता है, जिसको देखकर चूयान उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या करने में लगी हुई हो? तभी एमसी उससे कहने लगता है कि रात का समय होने में लगा हुआ है और हवा तेज है बाहर और मौसम भी बहुत ज्यादा अजीब हो रखा है, तो ऑफकोर्स ये बात है कि मुझे नींद आ रही है और मैं यहाँ पर सोने के लिए आया हूँ अपने कमरे में। ये बात सुनने के बाद उसकी वाइफ उससे कहने लगती है कि अच्छा ठीक है तुम सोने के लिए आए हो तुम, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इस वाले कमरे में? ये बात सुनने के बाद एमसी उससे क्या लगता है कि ये तो नेचुरल बात नहीं है कि तुम्हें अपने हस्बैंड और वाइफ को एक ही रूम में सोना चाहिए। ये बात सुनने के बाद चूयान को गुस्सा आ जाती है और एक जोरदार किक मारती है उसके चेहरे, जिसके कारण हमारा एमसी बहुत ज्यादा दूर जगह गिरने लगता है और मुंह के बल जमीन पर गिरता है और स्नो देखकर इसे जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हंसते उससे कहने लगती है कि तूने अपनी शक्ल देखी है आईने में? शायद तुम ये बात भूल चुके हो कि आखिरकार तेरी औकात क्या है, तुम वाकई में हमारी मिस के ज्यादा क्लोज आने की कोशिश करने में लगी हुई हो। ये बात सुनने के बाद एमसी खड़ा होता है और उससे क्या लगता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, ये इस तरीके से बिहेवियर करता है तो वो स्नो भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और उससे क्या लगती है क्या तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से फ्राई हो चुका है लाइटनिंग गिरने के कारण? और हमारा एमसी मन में सोचते मुस्कुराता है उसको देखती है और उससे क्या लगता है कि अब मैं इस पूरी तरीके से श्योर हो चुका हूँ कि इस बॉडी का जो फॉर्मर ओनर था और इसकी वाइफ के बीच में कभी भी स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं रहा है, तो मुझे अब सब कुछ स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा बिल्कुल स्क्रैच से। ये बात सुनने के बाद इस तरीके से मुस्कुराते हुए देखती है तो वो उससे क्या लगता है कि तुम ठीक हो? दूसरी तरफ हमारा एमसी मन में सोचते हुए क्या लगता है खैर कुछ भी रीजन हो, लेकिन मेरी जो चीफ वाइफ है वो इस तरीके की इंफॉर्मेशन को कभी भी बाहर नहीं जाने देगी, तो मैं इस मौके का फायदा उठा सकता हूँ। और वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ जैसे देखता है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और जोर जोर से चिल्लाते हुए पता नहीं किसको सुनाने की कोशिश कर रहा है, दुनिया वालों को बताने की कोशिश करता है और कहने लगता है कि ये तो सभी के सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तो बहुत ज्यादा नाइंसाफ होने में लगा है मेरे साथ। मैं तो इस बारे में कभी भी सोचा भी नहीं था कि मुझे अपनी वाइफ ने मेरी खुद की वाइफ मुझे रिफ्यूज कर देगी, यानी कि मुझे मना कर देगी अपने ही हस्बैंड के साथ सोने के लिए। ये बात सुनने के बाद वो तुरंत अपने हस्बैंड के यानी कि एमसी के पास आती है, चूयान उसके मुंह को बंद करा देती है, अगर दुनिया वालों को इसके बारे में पता चल गया तो उसकी सारी की सारी पोल खुल जाएगी और वो अपनी मैजिक ट्रिक से दरवाजे को बंद कर देती है ताकि आवाज बाहर ना जाए। ये देखकर हमारा एमसी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसने अपने हाथों से उसके मुंह को बंद कर रखा होता है और हमारा एमसी एक नंबर का ठरकी होता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए वो अपनी जीभ को उसके हाथों पर फेरने लगता है, जिसको देखकर चूयान को गुस्सा आ जाती है और वो अपने हाथ को दूर करते हुए उससे कहने लगती है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा गंदे हो। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है अगर तुम वाकई में मेरे साथ नहीं सोना चाहती हो तो
आखिरकार तुमने मुझसे शादी क्यों क्यों की। मैं कल रात को दुनिया वालों को सबको सच सच बता दूंगा कि आखिरकार तुमने मेरे साथ क्या किया। चलो कल देखते हैं कि आखिरकार चू फैमिली की इज्जत खराब होती है या फिर मेरी इज्जत खराब होती है। ये बात सुनने के बाद चूयान उससे कहने लगती है कि चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। वैसे तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, एक बात का ख्याल रखना। ये बात सुनने के बाद एमसी सीट पर बैठ जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं बाहर जाकर दुनिया वालों को इस बारे में क्यों नहीं बताऊंगा। शायद तुम्हें ये बात पता नहीं होगी, लेकिन मेरी जो रेपुटेशन है वो ऑलरेडी दुनिया वालों के सामने बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और मुझे अपनी रेपुटेशन और ज्यादा खराब होने से कुछ भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। और क्या ये ऐसी चीज नहीं है जो कि तुम हमेशा से चाहती हो कि अदर फैमिली के जो भी अमीर अमीर घराने के जितने भी यंग मास्टर्स हैं उन लोगों को तुम बताना चाहती हो कि तुम अभी भी बहुत पूरी तरीके से प्योर हो और तुम्हें किसी ने अभी तक छेड़ा भी नहीं है, छुआ भी नहीं है। ये बात सुनने के बाद चुयान वहां पर शांति से खड़ी रहती है और उसकी तरफ मुड़ती है और उससे कहने लगती है कि तुम वाकई में मेरे साथ सोना चाहते हो। ये सुनने के बाद हमारा एमसी कतई एक्साइटमेंट से भर जाता है और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि शिट, ये लड़की तो इतनी जल्दी एग्री भी हो गई, मान भी गई। लेकिन जो चुयान होती है वो खुद ना सोते हुए वो उसकी जो मेड होती है स्नो, उसकी तरफ इशारा करते हुए उससे कहने लगते हैं अगर ऐसी बात है तुम्हें किसी के साथ सोना है तो तुम आज रात को स्नो के साथ सोओगे तो कैसा रहेगा। ये बात सुनने के बाद स्नो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और सिर्फ वही नहीं बल्कि वो दोनों की तरफ पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं। और भाई साहब इतना बड़ा झटका लगता है ना दोनों के दोनों कि उनका मुंह फटका फटा रहता है शौक के मारे कि आखिरकार इसकी वाइफ का दिमाग तो खराब नहीं हो गया हमारे एमसी का। तभी स्नो उससे कहने लगते कि मिस क्या आप हमारे साथ मजाक करने में लगी हुई हो। तभी चुयान उससे कहने लगती क्यों तुम इच्छा नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे जो मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ। शायद तुम ये बात भूल रही हो, जब इस बंदे ने तुम्हारी जिंदगी बचाई थी तब इसने तुम्हारी बॉडी को पूरी तरीके से छू लिया है, तो तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं होना चाहिए। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, ये तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम यहाँ पर लिव इन मेड सर्वेंट के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। ये बात सुनने के बाद इसने रोना चालू कर देती है। जब हमारा एमसी इन दोनों की बातों को बकवास को सुनता है तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये क्या बकवास करने में लगे हुए हैं, तुम यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ नहीं सोना चाहती हो और एक दूसरी औरत को, एक दूसरी लड़की को अपने हस्बैंड के साथ सुलाने में लगी हो सेम बेड पर। आखिरकार तुम किसको बेचने में लगी हुई हो, ये किस तरह की सिचुएशन है, मुझे क्या करना चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या मुझे बीस्ट बनना चाहिए या फिर मना कर देना चाहिए। तभी चुयान उससे कहने लगती है कि स्नो मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें अपने सर पर कुछ ज्यादा ही चढ़ा लिया था। जहाँ पर स्नो रोते रोते मिस चुयान से कहने लगती है कि मिस आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरा ये सब मेरी गलती थी, मैं बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड करूंगी जैसे कि मुझे किसी कुत्ते के द्वारा काटा जा रहा है। और वो रोने लगती है जोर जोर से। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी और भी ज्यादा एक्साइटमेंट से भर जाता है और कहने लगता है कि डियर स्नो तुम बस इंतजार करो, जो तुम्हारा मास्टर है वो अभी कपड़े उतार कर आता है। और भाई जिस तरीके से वो एक्सप्रेशन बनाने में लगा होता है ठरकियों वाले, उसको देखकर साफ साफ पता चलता है इसके क्या रहते हैं। और मन में सोचते हुए कहने लगता है खैर भाड़ में जाए, अब जो भी हो रहा है वो होने दो। अगर तुम्हें इतनी बिल्कुल भी शर्म नहीं आने में लगी हुई थी तो मैं क्यों शर्माऊं, मैं तो भाई करूंगा जो मुझे करना। अगर तुम इस तरीके गेम खेलना चाहते हो मेरे साथ कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ गेम खेलने के लिए तैयार हूँ। चलो देखते हैं कि आखिरकार कौन सबसे पहले हार मानता है। और तभी हमारा एमसी उसके ऊपर किसी वुल्फ की तरह अटैक करने लगता है, जिसको देखकर मिस चुयान मन में सोचते हुए कहने लगती है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिरकार हमारे चू फैमिली में एक जो स्पाई है ना वो कौन है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये तुम नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि चुयान को इस पर काफी ज्यादा डाउट होने में लगा हुआ है। जहाँ पर तभी अचानक से उस कमरे में जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और कहने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और वो कोई और नहीं बल्कि में हमारा एमसी होता है, जो कि कहने में लगा हुआ था कि ये कैसे हो गया। जहाँ पर स्नो उसको देखकर हंसने लगती है अपने कपड़े उतारने के बाद और उससे कहने लगती है मैं हमेशा से सोचती थी कि तुम हमेशा से यूजलेस मैन थे, लेकिन अब मुझे पूरी तरह से भरोसा हो चुका है कि मैंने तुम्हें तो कुछ और ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया था। तुम तो किसी काम के भी ना बचे। अब तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम एक असली मर्द भी नहीं। मैं तो वाकई में हंस हंस कर मरने वाली। जहाँ पर हमारा एमसी काफी ज्यादा उदास होती है, वहां से जाने लगता है और कहने लगता है कि आखिरकार ये सब मेरे साथ होना जरूरी था क्या, आखिरकार इन सब का क्या मतलब है, ये कैसे होगा। ये बात सुनने के बाद चुयान उसे देखती है तो शर्माते उससे कहने लगती है कि तुमने अभी तक अपने कपड़ों को नहीं पहना है, तुम बाहर क्यों जा रहे हो। यहाँ पर हमारा एमसी की पूरी जिंदगी लुट गई होती है और वो घबराते हुए बाहर जाते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये वाकई में एक हेलिश डिफिकल्टी लेवल है, लेकिन मुझे पता है इसको क्लियर करने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। लेकिन जैसा मैंने सोच तो रखा था, लेकिन अब मेरे पास मेरा एक्सकैलिबर ही नहीं है, तो अब क्या फायदा है जिंदगी को जीने का। और वो वहीं पर उदास होकर बैठ जाता है और कहने लगता है कि मेरे लिए बेटर लगा कि मैं यहाँ पर मर जाऊं। तो तभी वहाँ पर एक बुड्ढा आता है हमारे एमसी के पीछे और उससे कहने लगता है कि तुम्हारा जो मैनहुड है, यानी कि तुम्हारे मर्द होने की जो पहचान है ना, पहचान वो सिंपली एक यूनिक सीलिंग स्पेल के द्वारा उसे अफेक्ट कर दिया जा चुका है। तुम पूरी तरीके से कंप्लीटली होपलेस नहीं हो, तुम्हें इतनी जल्दी उदास नहीं होना चाहिए। जैसे उस बुड्ढे की ये बात सुनता है हमारा एमसी तो वो और भी एक्साइटमेंट से भर जाता है। सील्ड, वाकई में मेरे सारे के सारे इस इक्विपमेंट को सील कर दिया जा चुका है। और किसने मुझे सील किया है, क्या आपके पास इस बात के लिए कोई सॉल्यूशन है क्या सीनियर, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है। मन में सोचते हुए कहते हुए कहने लगता है कि ये चुयान ने मेरे साथ किया है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, शायद स्नो ने मेरे साथ किया है या फिर उसके पीछे, स्नो के पीछे जो बंदा है उसने मेरे साथ ऐसा किया है। तभी बुढ़ा उसे कपड़े देते हुए उससे कहने लगता है कि मुझे तो नहीं पता कि तुम्हारे साथ इसने किसने किया है, लेकिन जब तुम काफी ज्यादा छोटे हुआ करते थे तभी तुम्हें ये सील लगा दी गई थी, वरना तुम्हारे जो सिम्टम्स थे वो इस तरीके के नहीं आते। और बात करें तुम्हारे सोल्यूशन के बारे में तो तुम्हारी जो सील है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव एरिया में लगी हुई है, जो कि एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा हार्ड है उसे रिमूव करना इतना आसानी से। अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स का इस्तेमाल किया इसे तोड़ने के बारे में तो तुम्हारी जो रूट है ना वो भी डैमेज हो जाएगा, यानी कि तुम्हारी एक्सकैलिबर को भी फर्क पड़ेगा इससे। इसको देखने के बाद हमारा एमसी उसको कहने लगता है क्या तुम तो मी लियाओ नहीं। यहाँ पर मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये तो ओल्ड में ही नहीं है क्या, जो कि
हमारे चू मेंशन में गार्डनर की तरह काम करता है। ये पास्ट में ये एक ऑर्डिनरी वर्कर हुआ करता था और हमेशा पानी दिया करता था फ्लावर्स को, प्लांट्स को, और फ्लोर पर सोया करता था। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये कोई मॉन्क वगैरह है? जहाँ पर वो और भी एक्साइटमेंट से भर जाता है और दद्दू को पकड़ने के बाद उससे क्या लगता है कि सीनियर का आप मुझे मदद कर सकते हो, क्या आप मुझे थोड़े बहुत पॉइंटर्स दे सकते हो, मैं वाकई में आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद वो दद्दू उससे क्या लगता है, क्या तुम अपने इस सील को अनलॉक कर सकते हो अपने आपसे, अगर तुम कल्टीवेट कर लेते हो मास्टर डीएलएम पर, अगर तुम अपनी सोल को, अपनी कुई को रिफाइन कर लेते हो और सोल बन जाती हो तो। जैसे ये बंदा सुनता है कि मास्टर डीएलएम पर पहुंचना होगा तो उसका मुंह फटक पड़ा जाता है शौक से। जहां पर दद्दू उससे कह रहे होते हैं क्या तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई? तभी हमारा एमसी उदास होते हैं, उनके बाद उससे क्या लगता है कि हाँ मैं समझ तो गया हूँ, और मुझे ये भी कह दिया जा चुका है दूसरों के द्वारा कि मैं बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं हूँ और मैं ऑलरेडी एडल्ट बन चुका हूँ और मैं कभी भी मास्टर रैंक पर कैसे पॉसिबल पहुंच सकता हूँ। मैं मुझे इस बात का डर है कि मास्टर डीएल पर पहुंचने के लिए मुझे मेरी पूरी जिंदगी चली जाएगी, तो इससे ज्यादा बेटर यही रहेगा कि मैं यहाँ पर खुद ही मारा जाऊँ तो। लेकिन वो बुड्ढा उसे मरने से रोक लेता है और उससे क्या लगता है कि तुम इतनी जल्दबाजी क्यों करने में लगे हुए हो? बड़ी यहाँ पर एक ऐसी एक्सरसाइज सेट है जो कि तुम्हारा कल्टीवेशन करने के लिए सुटेबल है, लेकिन जो कल्टीवेशन मेथड है वो थोड़ी वियर्ड है। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उसकी तरफ मुड़कर देखता है और उससे क्या लगता है कि इज वियर्ड है। जैसा कि हमारी जिंदगी में कहा गया है, हमारे ओरिजिनल वर्ल्ड में जितनी ज्यादा चीज वियर्ड होगी उतने ही ज्यादा उसके एबनॉर्मल इफेक्ट होंगे। मुझे लगता है कि ये किसी सनफ्लावर कैनन की तरह हो सकता है या फिर इविल स्वॉर्ड टेक्निक हो सकती है। और उससे पूछ लगता है कि किस वियर्डनेस के बारे में बात करने में लगे हो। तभी दद्दू उससे क्या लगता है कि तुम्हें अगर इसे मास्टर करना है तो तुम्हें बुरी तरीके से पिटना होगा, तभी तुम पावरफुल बन पाओगे, और तुम जितना ज्यादा पिटोगे उतना ज्यादा तुम्हारी रैंक्स बढ़ती जाएगी कल्टीवेशन में, और उतनी ज्यादा आसानी से। ये बात सुनने के बाद एमसी उदास हो जाता है और उससे क्या लगता है कि आखिरकार इस तरीके की कोई टेक्निक, इतनी ज्यादा रेडिकुलस टेक्निक आखिरकार इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कैसे कर सकती है? इससे बेटर तो मैं मर जाऊं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये ओल्ड मैन तो जानबूझ के मेरी फिरकी लेने में लगा हुआ है। ये इस तरीके की मार्शल आर्ट को, आई मीन जो टेक्निक है वो मुझे पास डाउन करना चाहता है लेकिन खुद नहीं यूज करना चाहता है इसको। इसका मतलब तो यही हुआ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं सेल्फ कल्टीवेट करूं या फिर ना करूं। और तभी इतना ज्यादा उदास होते हुए देखते इस मौका का फायदा उठाता है वो बुड्ढा और हमारे एमसी से कहने लगता है क्या तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो? लेकिन हमारा एमसी प्रैक्टिस करना चाहता है, आखिरकार उसे अपनी एक्सक्लेवर वापस जो चाहिए। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि भाड़ में जाए, अब मैं ट्राई तो जरूर करके देखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने आप को ठीक जरूर करूंगा। और तभी वो दद्दू से स्क्रॉल दे देता है, जहाँ पर हमारा एमसी उस दद्दू से पूछ लगता है और कहने लगता है कि हम एक दूसरे से किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं करते हैं, तो आखिरकार तुम मुझे मेरी इस तरीके से मदद क्यों कर रहे हो? तो ये बुड्ढा वहां से जाते हुए उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारी इसलिए मदद करने में लगा हुआ हूँ क्योंकि मैं जल्द वैसे भी मरने वाला हूँ और मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि मैं एक्सरसाइज कर सकूं, और मैं नहीं चाहता कि मेरी जो मार्शल आर्टिस्ट टेक्निक है वो इस तरीके से गायब हो जाए दुनिया से। लेकिन दूसरी तरफ बुढ़ाऊ मन में हंसते हुए कहने लगता है कि फाइनली इतनी ज्यादा सालों बाद मैंने एक बहुत ज्यादा मोस्ट सुटेबल होस्ट को ढूंढ लिया है अपने लिए। एक बार मास्टर डीएलएम पर पहुंच जाएगा तब मैं इसकी सोल को इसकी बॉडी से निकाल कर अपनी सोल को इसकी बॉडी में डालकर इसकी बॉडी पर कब्जा कर लूं, यहाँ तक कि इसके सब कुछ मेरा हो जाएगा, इसका पैसा, धन दौलत, वाइफू भी सुंदर सी। और जोर जोर से हंसने लगता है। इससे पता चलता है कि इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। और जब हमारा एमसी उस स्कूल को खोलकर देखता है तो उसे उस स्कूल के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता, तो वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मुझे इस बात पर कोई भरोसा नहीं होता कि आखिरकार मैं एक नंबर का बेवकूफ, एक नंबर का इडियट हूँ, तो कैसे सीखूंगा? तभी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और कहने लगता है कि एक माउंटेन सीक्रेट को डिटेक्ट किया गया है, स्कूल का नाम है फिनिक्स नरवीना सूत्र। तभी वो कहने लगता है कि अगर मैंने इस बात पर भरोसा कर लिया तो मैं एक नंबर का बेवकूफ, एक नंबर का इडियट हूँ। लेकिन जब सिस्टम की आवाज सुनता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वहीं पर रुक जाता है। यहाँ पर सिस्टम एक और बार उससे पूछता है क्या तुम इसे कंज्यूम करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे? तभी हमारा एमसी से एग्री हो जाता है कंज्यूम करने के लिए और सिस्टम उसे कंज्यूम करने लगता है अपने उस कीबोर्ड में। और तभी कीबोर्ड में एक नया फंक्शन एक्टिवेट हो जाता है और सिस्टम एक फिजिकल बॉडी आ जाती है या फिर एक वर्चुअल बॉडी दिखाई देने वाली ऐसी एक आ जाती है होलोग्राम टाइप का। यहाँ पर वो उससे कहने लगती है कि यहाँ पर तुम्हारा जो फर्स्ट सीक्रेट मैनुअल है वो तुमने ऑपरेट कर लिया है, तुम F2 की को उसे एक्टिवेट करने के लिए दबा सकते हो। तभी जैसे ही हमारे एमसी का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तभी सिस्टम उससे कहने लगती है कि तुम्हारा जो रेज सिस्टम है एड लॉटरी फीचर्स है वो अनलॉक्ड हो चुके हैं। ये बात सुनने के बाद एमसी उसको देखकर कहने लगता है कि वे तुम थी जो कि मुझसे बातें करने में लगी थी इतने समय से, तो वे तुरंत उसे गले लगाने की, पकड़ने की कोशिश करता है। उससे कहने लगता है क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? इस तरीके से जब हमारा एमसी उस सिस्टम को पकड़ता है तो सिस्टम को गुस्सा आ जाती है और वो उसे मारते हुए उससे कहने लगती है कि तुम जल्दी से मुझे जाने दो। तभी सिस्टम हमारे एमसी को जोर जोर से डांट पाड़ते हुए उसे समझाती है और उससे कहने लगती है कि तुम एक होस्ट हो जिसने इस कीबोर्ड फंक्शन को एक्टिवेट कर दिया है, वो भी पहली बार, जिसके कारण तुम्हें 3 हाई रेटेड ड्रॉप्स मिलती हैं, वो भी किसी भी लेवल रिस्ट्रिक्शन के द्वारा छोड़ के। ये बात सुनने के बाद एमसी कहने लगता है कि लॉटरी टिकट मिल रही है मुझे, वाह मजा आ गया, और अगर ऐसी बात है तो मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा। और वो तुरंत उस बटन को दबाने लगता है और कहने लगता है कि क्या ये मेरा न्यूबी गिफ्ट पैकेज है? ऑफ कोर्स ये बात है कि मैं इसे करना चाहूंगा। और तभी वहां पर उसका रैंडम ड्रॉ स्टार्ट होने लगता है और क्यू बटन खुल जाता है उसका। और जैसे क्यू बटन खुलता है तो वहां पर बर्तन धोने वाला जो आता है ना, हाईरेस्ट बॉल ऑफ डिलाइट्स इस नाम से वहां पर आ जाता है, जिसको देखकर सिस्टम भी हमारे एमसी का मजाक उड़ाती है। उससे कहने लगती है कि वाह तुम्हारी किस्मत तो और भी ज्यादा खराब है, और इसका इफेक्ट कुछ इस तरीके से है, जब भी तुमसे ज्यादा अमीर लड़की तुम्हें किसी भी तरीके से मारेगी तो तुम्हारा जो मार है वो प्लेजर में
तब्दील हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। और इस आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करके कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना ज्यादा अमाउंट का डैमेज लेते हो, वो सारा का सारा डैमेज तुम्हारी कल्टीवेशन में तब्दील हो जाएगा और तुम्हें उससे और भी प्लेजर मिलेगा। और तुम कितनी भी मार खा लो लेकिन तुम मरने नहीं वाले, लेकिन तुम्हारी जो हेल्थ है वो बिल्कुल लो लेवल पर पहुंच जाएगी, लेकिन तुम मरोगे नहीं, चिंता मत करो। ये बात देखने के बाद हमारा एमसी कहने लगता है कि ये तो पूरी तरह से यूजलेस है और वो इस आइटम को अपने उस स्पेस में जाकर कंटेंट कर लेती है सिस्टम। तभी हमारा एमसी हार नहीं मानता और वो एक और बार ड्रॉ करने लगता है और सेकंड बार जैसे ड्रॉ करता है तो उसे एक पॉइजनस ब्रिक स्नेक आई मीन जहरीला चाकू मिलता है, नाइफ, जिसको देखकर वो काफी खुश हो जाता है और उससे कहने लगता है कि ये तो 999 नाइफ है जिसे एक ब्लो में कोई बंदा मर सकता है। लेकिन इसे देखते हुए सिस्टम फिर से हंसती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हारी इमेजिनेशन तो वाकई में बहुत ज्यादा हिलेरियस है। और वो एक्सप्लेन करते हुए बताने लगते हैं कि यहाँ पर एक समय पर एक बंदा हुआ करता था जिसने गलती से अपने ही इस डैगर को विक्ट्री के तौर पर हासिल कर लिया और उसने एक विक्ट्री के मतलब अपनी जीत के बाद उसको खुद अपनी जुबान से लगा लिया, अपनी जीभ से टच कर लिया, जिसके कारण वो बंदा पूरी तरीके से वहीं पर मारा गया है, क्योंकि जो एक कर्स्ड डैगर है, क्योंकि जिससे भी इस डैगर से चोट पहुंचेगी वो तुरंत मारा जाएगा। ये बात सुनने के बाद एमसी खुश होते हुए उससे कहने लगता है कि फाइनली मुझे यहाँ पर एक अच्छी चीज मिल चुकी है। ये डैगर तो वाकई में कंपेरेबल है किसी मैजिक वेपन से, लेकिन इसका जो नेम है वो काफी क्रीपी है, बहुत ज्यादा बेकार। लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि वो उसको ऑलमोस्ट अपनी जीभ से चाटने वाला होता है। अगर ये चाट लेता तो हमारा एमसी यहीं पर मर जाता। जहाँ पर उससे चाटते हुए क्या लगता है कि इस तरीके की मिस्टेक तो सिर्फ और सिर्फ एक नंबर का बेवकूफी बना सकता है, लेकिन उसे पता होश नहीं होता कि वो ये बेवकूफी खुद करने वाला होता है। तभी सिस्टम उसे होश में लाती है। इसको देखकर हमारा एमसी ऐसे होश में आता तो क्या लगता है कि मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता, ये जो नाइफ है वो जानबूझकर इसकी कॉन्शियसनेस में उसकी अंतरात्मा को भी इफेक्ट कर सकता है। तो वो इस चीज को इग्नोर करते हुए वापस से अपनी रैंडम ड्रॉ को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन जैसे वो लास्ट वाली रैंडम ड्रॉ होता है तो उसे कुछ भी घंटा कुछ नहीं मिलता, जिसको देखकर उसे गुस्सा आने लगती है और बार बार बटन को दबाने लगता है और कहने लगता है इस बार मेरी सक्सेस रेट बढ़ जानी चाहिए। लेकिन सिस्टम उससे कहने लगता है कि तुम्हारे सारे के सारे चांसेस खत्म हो चुके हैं, तुम इस तरीके से जबरदस्ती ना करो। लेकिन हमारे एमसी का दिमाग खराब होने के कारण वो जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन सिस्टम उसे बार बार वार्निंग देने लगती है, जिससे कि सिस्टम की सटक जाती है और वो जोर से मारते हुए उससे कहने लगती है कि तेरा दिमाग खराब हो चुका है, तुझे सुनाई नहीं दे रहा कि सिस्टम ने डायरेक्टली मना कर दिया है कि और ज्यादा चांसेस नहीं है, तो तुम इस तरीके से बटन को तोड़ने के पीछे क्यों पड़े हो। तभी एमसी उसे कहने लगता है कि जो सिस्टम तो वाकई में बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, आखिरकार जो अमेजिंग मैजिकल सिस्टम था वो कहाँ पर है मेरा, क्या ये कोई रीच पॉइंट नहीं है, क्या ये स्नो की मदद से मुझे रेज पॉइंट मिल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं रेज पॉइंट का इस्तेमाल किसी तरीके से भी कर सकता हूँ, मतलब कलेक्ट कर सकता हूँ किसी को गुस्सा दिलाकर। तभी अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो कहने लगता है कि मुझे अभी भी याद आया, मैंने अभी अभी इस सिस्टम को फिनिक्स नरवीना सूत्र कंज्यूम करने के लिए कह दिया था। अगर ऐसा है तो मेरे जो ब्रदर है ना, आई मीन मेरे जो एक्सकैलिबर के जो हैप्पीनेस है उसके बारे में क्या, ये सब कुछ मैं जो भी करने में लगा हुआ हूँ वो मीनिंगलेस है, सब कुछ भाई किसी मतलब का नहीं है। तभी उसकी दिमाग की बत्ती जलती है और उसे कुछ याद आता है। इससे पता चलता है कि सारी की सारी गलती उसके सिस्टम की होती है और वो सिस्टम पर इल्जाम रखते हुए उससे क्या लगता है कि मेरी जो हैप्पीनेस है तुम मुझे वापस लौटा दो। तभी सिस्टम उससे कहने लगता है कि ठीक है तुम इसके बारे में सोच सकते हो। और जैसे वो की बटन को दबाता है तभी उसकी नोटिफिकेशन आ जाता है, क्या तुम ट्रेन करना चाहोगे फिनिक्स नरवीना सूत्र में। इसको देखकर एमसी कहने लगता है कि ये सीक्रेट मैनुअल अभी भी यहाँ पर है और एग्री हो जाता है। तभी उसकी बॉडी में अचानक से कुछ होने लगता है, जिसको देखकर वो काफी अजीब तरीके से महसूस करता है और कहने लगता है कि आखिरकार ये मुझे किस तरीके की फीलिंग आने में लगी हुई है। अचानक से जो मेरे आसपास की हवा है वो पूरी तरह से बदल चुकी है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मुझे बहुत ज्यादा तरोताजा महसूस होने में लगा हुआ हो और मैं एक अलग नजरिए से पूरी दुनिया को देख रहा हूँ। और ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरी पूरी जो बॉडी है उसमें बहुत ज्यादा पावर आ गई है। जहाँ पर वो नोटिस करता है और पता चलता है कि इसमें बताया गया है कि किस तरीके से तुम्हें अपनी बॉडी पूरी बॉडी के अंदर क्यू को चैनल करना है, या फिर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। और कहने लगता है क्या ये इस वर्ल्ड का कल्टीवेशन सिस्टम है। और कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर तो वाकई में बहुत पावरफुल महसूस हो रहा है। और तभी उस पावर को ट्राई करने लगता है एक पेड़, और जैसे उस पेड़ पर पंच मारता है तो उसका जो पंच है उसके कारण वो पेड़ में एक बड़ा छेद हो जाता है। और कहने लगता है कि भले ही यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मैं सिर्फ खरोंच लगा पा रहा हूँ पंच से अपने, लेकिन मैं अभी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं बना। और उसके हाथ में चोट भी लग जाती है इतने ज्यादा एक्साइटमेंट से, इतनी ज्यादा हरकतें करते हुए। सिस्टम उसको देखकर हंसने लगती है और जैसे ही उसको पेन होता है तभी अचानक से उसकी बॉस दिखाई जाती है, एक जिसमें एनर्जी स्टोर होती है वो जगह। और अगले ही पल वह अपने घर पर वापस आ जाता है, कमरे में अपने कपड़े वड़े बदल लेता है और उसके हाथ में अभी भी दर्द होने में लगा हुआ है। जिसको देखकर एमसी कहने लगता है कि अब समझ में आया कि सिस्टम यहाँ पर कुछ काम का तो निकला, यूजफुल तो निकला। यहाँ पर मेरी जो कल्टीवेशन है वो सब कुछ विजुलाइज करने में लगा हुआ है और मुझे बता देगा कि आखिरकार मैं कितना ज्यादा पावरफुल बनते जा रहा हूँ समय के साथ साथ। लेकिन जो स्किल मुझे सिखाई गई है ये स्किल वाकई में बिल्कुल भी नकारा है, मुझे इसके लिए बहुत ज्यादा पिटना पड़ेगा। अभी मैंने यहाँ पर कुछ पंचेस मारने की कोशिश की थी, लेकिन इसका जो इफेक्ट था वो इतना ज्यादा ग्रेट नहीं था। लेकिन गोल्डन कोड एनर्जी है ना, गोल्डन एनर्जी है जो कि मेरी बॉडी के अंदर वो ज्यादा नहीं बढ़ी है। मुझे लगता है कि यहाँ पर सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस होगी ना, बॉडी की सब कॉन्शियसनेस का जो माइंड है, अंतरात्मा, वो सभी की सारी एनर्जी को कलेक्ट करने में मेरी मदद करेगी, वो भी खुद से। यहाँ तक कि मैं अपनी सेल्फ
फ्लैगेशन टेक्निक का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब सिर्फ और मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि कोई मुझे आकर पीटे जिससे कि मेरी कल्टीवेशन बढ़ जाए। तभी कोई चिल्लाते हुए उसे बुलाने लगता है कि हे जुआन बाहर निकल, और वो कोई और नहीं होती बल्कि मैं हमारे एमसी की सिस्टर इन लॉ होती है, जो कि लोली होती है, जो कि उसके पास आती है, दरवाजे में लात मारती हुई अंदर घुसती है। इसको देखकर हमारा एमसी काफी सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि लिटिल सिस्टर इन लॉ आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वो लोली हमारे एमसी के पास आकर उससे कहने लगती है कि आखिरकार तेरी हिम्मत कैसी हुई, तुम किसे अपनी सिस्टर इन लॉ कहने में लगी हुई हो। मुझे नहीं पता कि आखिरकार मेरी सिस्टर तुम्हारे बारे में क्या सोचने में लगी हुई है कि तुम जैसे एक गरीब इंसान को यहाँ पर लेकर आ चुकी है, और ना ही तुम्हें किसी भी तरीके से पनिशमेंट दी गई। तुमने इतना सब कुछ कांड कर दिया है इस घर पे आने के बाद भी, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ। जब हमारा एमसी इस लोली को देखता है तो कह लगता है कि कितनी ज्यादा लवली गर्ल है। जब इस तरीके से वो सिस्टर इन लॉ को घूरने लगता है लोली को, तो वो लोली उससे चिल्लाते हुए कह लगती है कि तू कितनी ज्यादा डिस्गस्टिंग हो। और उसके रेज पॉइंट यानी कि गुस्से वाले जो पॉइंट्स होते हैं जो कि सिस्टम के द्वारा से दिए जाएंगे, जितना ज्यादा सामने वाला को गुस्सा दिलाएगा उतने ज्यादा बढ़ते जाते हैं। उसे 10 पॉइंट मिल जाते हैं उसे गुस्सा दिलाने के बदले में। और हमारा एमसी इसे देखकर और भी ज्यादा काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, जहाँ पर बैक टू बैक उसे पॉइंट्स मिल रहे होते हैं। और मन में सोचते हुए कहने लगता है इस लिटिल गर्ल के अंदर जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा आग भरी पड़ी। तो अब अगर मुझे यहाँ पर फायदा होने में लगा हुआ है, जब मुझ पर गुस्सा दिखाने में लगी हुई है, तो मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। और कहने लगता है हे सेकंड मिस, मैं हमेशा से तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता था जो कि मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। तभी लोली उससे पूछने लगती है कि तुम किस तरह के क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तुम पूछो। यहाँ पर हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम अपनी बिग सिस्टर को देखो, तुम्हारी जो बिग सिस्टर है उसका नाम चू यान है, जो कि कितना ज्यादा प्रीटी है और कितना ज्यादा अच्छा नाम है, लेकिन तुम्हारा जो नाम है वो उसके नाम को पूरी तरीके से काउंटर अटैक क्यों कर रहा है, समझ नहीं आ रहा। जिससे कि उस लड़की को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके जो रेज पॉइंट्स है वो और भी ज्यादा मिलने लगते हैं, जिसको देखकर वो चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि चू यान जो नाम है वो खुद उसने लड़की ने अपने आप से चुना है, इसका जो रियल नेम है वो जाओ दी है। की बात सुनने के बाद एमसी काफी सरप्राइज होता है, मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जाओ दी, मैं तो इस बारे में उम्मीद भी नहीं की थी कि मेरी जैसे इतनी ज्यादा चीप लुकिंग वाइफ है ना, कूल लुकिंग चीप वाइफ है, वो उसका नाम भी ऐसा गांव वाला जैसा नाम होगा। और उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुमने अपना नाम क्यों नहीं बदला। तभी वो लोली उससे गुस्सा करते हुए कहने लगती है कि मैं वाकई में अपना नाम को तो बदलना चाहती हूँ, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो मेरे वो बिल्कुल भी इस बात से एग्री नहीं हुए, और ना ही मेरी सिस्टर, जबकि वो अपना नाम बदल सकती है लेकिन वो किसी और को अपना नाम नहीं बदलने देती। ये तो नाइंसाफी है ना। और जब हमारे एमसी को इतना ज्यादा मात्रा में रेज पॉइंट्स मिलने लगते हैं तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जहाँ पर वो लोली उससे कहने लगती है कि तुम इस तरीके से मेरे दोस्त बनने की एक्टिंग करना बंद करो, मैं यहाँ पर अपना हिसाब बराबर करने के लिए आई हूँ जो तुमने लास्ट नाइट मेरे साथ किया था। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे क्या लगता है कि तुम आखिरकार कौन सा हिसाब बराबर करने के लिए आई हो, लास्ट नाइट को तो बस एक गलतफहमी थी, गलतफहमी। ये बात सुनने के बाद वो लोली चिल्लाते उससे कहने लगती कि गलतफहमी थी, तुम मेरे बेड पर आ गए कल रात को सोने के लिए और तुम कह रहे हो ये बस एक गलतफहमी थी। वाह बेटे वाह, मौज कर दी तूने तो। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता कि अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे उस वक्त रोका क्यों नहीं था, तुम वहां पर कुछ गार्ड्स को बुला सकती थी मुझे रोकने के लिए। तुम अब ये मत सोचना कि मैं वाकई में बच्चों में इंटरेस्ट दिखाता। ये बात सुनने के बाद वो लोली गुस्सा हो जाती है और उससे कहने लगती कि तू फाट कहीं का, तेरी हिम्मत कैसी मेरे बारे में ऐसे करने की, मैं ऑलरेडी एक अडल्ट बन चुकी हूँ, बड़ी बन चुकी हूँ। तभी हमारा एमसी उस लोली को और ज्यादा गुस्सा दिलाता है और उससे कहने लगता है क्या तुम वाकई मुझे हिट करना चाहती हो, चलो देखते हैं। तुम इस बारे में भूलना मत कि मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ हूँ। क्या तुम्हारे अपने इस इविल लुक के साथ वाकई में फ्यूचर में शादी भी करना चाहोगी किसी के साथ, तुम्हें तो कोई पसंद भी ना करेगा अगर तुम इस तरीके से व्यवहार दिखाओगे तो। और तुम्हारी जो लिटिल फिस्ट है वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन हमें पता चलता है इस लड़की का, आई मीन इस लोली का जो फिस्ट की पावर होती है वो इतनी पावरफुल होती है कि इसके चेहरे की जो हवा है ना भाई साहब, उसके पंच की हवाई काफी है हमारे एमसी को उड़ाने के लिए, लेकिन जब वो पंच उसके चेहरे पर पड़ता है तो भाई इसकी बैंड बज जाती है गंदी तरफ से और बहुत तो गुस्से में मारती है ये लड़की, जिससे कि हमारा एमसी डायरेक्टली दीवार से जाकर टकरा जाता है। और ऐसा इतनी ज्यादा मार खाने के बाद इसकी जो एनर्जी लेवल है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है। तभी वो लोली हमारे एमसी को चढ़ाते उससे कहने लगती कि तुम तो बस एक कमजोर हो और मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर तुम्हारे पास कोई ना कोई तो रियल स्किल जरूर होंगी। और तभी वो सीटी बजाती है और कहने लगती है कि बूट लेकर तुम यहाँ पर आ जाओ, जिसको देखकर हमारा एमसी पूरी तरह से कंफ्यूज होता है और मार खाने के बाद दोबारा से खड़ा होता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि आखिरकार इतनी ज्यादा यंग दिखने वाली लड़की किसी ऐसे बंदे को अपने आप को कैसे फॉलो करने दे सकती है जिसका नाम खुद ही बूट लेकर है। क्या इस वर्ल्ड के जितने भी मैन हैं वो इस तरीके के लोग हो चुके हैं कि अब वो अपनी बेइज्जती भी करवाने के लिए तैयार है। और तभी हमें वहां पर एक बीस्ट को आते हुए दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि ये लिटिल डॉगी कोई और नहीं, यही एक लिटिल डॉगी बूट लेकर है। इसे देखकर हमारा एमसी कतई शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि ये तो एक रियल डॉग है। जहाँ पर वो लॉली अपने डॉग को ऑर्डर दे देती है और हमारे एमसी को काटने के लिए कह देती है और वो डॉगी डायरेक्टली हमारे एमसी पर अटैक कर देता है। तभी एमसी को लगता है कि तुम मेरे पास बिल्कुल भी मत आना, लेकिन वो डॉगी कहाँ मानने वाला, वो हमारे एमसी पर कूद जाता है और दोनों के दोनों एक उस टेबल का चक्कर लगाने लगते हैं। तभी वो लोली जोर से चिल्लाती है और उससे कहने लगती है कि तुम बेवकूफ डॉग कहीं के, आखिरकार तुम उसका इस तरीके से पीछा क्यों करने में लगे हो, तुम डायरेक्टली टेबल के ऊपर भी जंप कर सकते हो। ये बात सुनकर वो बूट लेकर हमारे एमसी पर अटैक करने लगता है उसके ऊपर कूद कर और वो ऑलमोस्ट हमारे एमसी को काटने वाला होता है। हमारे एमसी के पास कोई भी चारा नहीं बचता उस पर अटैक करने के अलावा, तो वो अपनी सिस्टम को बुलाता है और कीबोर्ड में अपने बटन को दबाने लगता है और कहने लगता है खत्म भाई, मैं तो खत्म हो गया पूरी तरीके से।
और तब बी बटन को दबाने लगता है। तभी अचानक से वहां पर किसी की लिक्विड दिखाया जाता है और वहां का सीन काफी ज्यादा इंटेंस भी हो जाता है। और यहाँ पर पता चलता है कि वो डॉग की हालत बहुत ज्यादा पतली हो जाती है उस लिक्विड के कारण, क्योंकि उसका जो नाइफ है उसने उस नाइफ को समन कर लिया होता है, जो कि बहुत ज्यादा पॉइजनस और जहरीला नाइफ होता है। और वो नाइफ डायरेक्टली उस बूट लेकर के सीने में घोंप दिया होता है, जिसके कारण वो बूट लेकर वहीं पर मारा जाता है। जिसको देखकर वो काफी शौक हो जाती है लोली, और कहने लगती है कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ बूट लेकर। और एमसी पर चिल्लाते हुए कहने लगते कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बूट लेकर को इस तरीके से मारने की। तभी एमसी कहने लगता है अब तुम्हें समझ में आया कि आखिरकार मैं कितना कैपेबल हूँ किसी को भी मारने के लिए। तभी वो लोली और भी भड़क जाती है और उससे कहने लगती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बूट लेकर को मारने की, तो जो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। और अपना मैजिकल वेपन निकालकर डायरेक्टली हमारे एमसी पर अटैक करने लगती है, जिससे कि उसके सामने वाला जो कपड़ा है वो वहां पर फट जाता है। और जिस जगह पर वो वाइप लगी हुई होती है उसमें से अजीब तरीके की एनर्जी निकलने लगती है, जिसके कारण हमारे एमसी को काफी पेन होने लगता है और कहने लगता है कि ये दुख रहा है दुख रहा है दुख रहा है। और वो लड़की काफी खुश होने लगती है और उससे कहने लगती है कि मेरी जो सिस्टर है वो मेरे बारे में बहुत ज्यादा चिंता करती थी कि कहीं मुझे कोई लोग बुली ना करे, तो इसलिए इसने मुझे वेलिंग विप दे दी थी। ये एक ऐसी वाइप है जिसको पढ़ने पर जो हमारा दुश्मन है उसे 10 गुना ज्यादा दर्द महसूस होता है और कोई भी इस दर्द को सहन नहीं कर सकता। यहाँ पर हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो टेक्निक है वो बहुत ज्यादा बुलशिट टेक्निक है। अगर मैं इस टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ तो मैं मल्टीपल टाइम पर अपडेट कर सकता हूँ, लेवल अप कर सकता हूँ क्या वाकई में, क्योंकि उसने अपनी उस टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया है जहाँ पर इसे मार खाने से प्लेजर मिलता है, कल्टीवेशन टेक्निक बढ़ती है, पावरफुल बनता है ये बंदा। और सिस्टम इसको देखकर हंसने लगती है। तभी वो लोली अपनी सीढ़ी पर बैठ जाती है और हमारे एमसी से कहने लगती है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ एक बैट करते हैं, चलो एक शर्त लगाते हैं, मैं तुम्हें 3 बार इस वाइप से मारूंगी, अगर तुम बिना चिल्लाए इसको सहन करने में कामयाब रहे तो जो भी तुमने मेरे साथ किया था और बूट लेकर को मार दिया था उसके बदले में मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगी उसके बाद। तुम इसके बारे में क्या कहते हो, क्या तुम तैयार हो? ये बात सुनने के बाद एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि तुम तो एक नंबर की ठरकी हो, मैं एक स्ट्रेट मैन हूँ और तुम मुझे इस तरीके की हरकतें करने के लिए कहने में लगी हुई हो। लेकिन वो मान भी जाता है, क्या ही कर सकता है, और कहने लगता है कि जरा 1 मिनट रुको, सबसे पहले मैं तैयार होना चाहता हूँ। और तभी उसे जो आइटम मिला था सिस्टम के द्वारा उसे निकालकर उससे कहने लगता है कि आखिरकार ये चीज कैसे वर्क करती है, मुझे वाकई में अपनी बॉडी पर खुद इसे स्क्रब तो नहीं करना पड़ेगा। तभी सिस्टम उससे कहने लगता है कि तुम्हें बस जिस एरिया पर चोट लगे उस पर पहले ही तुम्हें रब कर लेना है, मतलब घिस लेना है इस चीज को, जिससे कि इसका इफेक्ट ऑन हो जाए तुम्हारी बॉडी में, बस स्किन पे टच कर लो आपने। तभी लोली चिल्लाते हुए उससे कहने लगते कि तुम तो वाकई बहुत स्लो हो, जल्दी करो। और तभी वो अपनी स्किन पर उसे घिसना चालू करने लगता है। तभी उसे कुछ अजीब तरीके की महसूस होने लगती है फील, और वो टेक्निक एक्टिवेट होने के बाद वो कहने लगता है कि ठीक है मैं रेडी। और तभी वो लोली हमारे एमसी पर वाइप मारना चालू कर देती है, वो भी बहुत ज्यादा जोर फुल पावर। और हमारा एमसी जब उसे वाइप खाने में लगा हुआ होता है तो उसे ऐसी फीलिंग आने में लगी हुई होती है जो कि उसे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही होती है, और कहने लगता है कि मैं वाकई में चिल्लाने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, और वो अपने आप को किसी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। आप समझ जाओ रिवर्स इफेक्ट हो रहा है पूरा का पूरा, जहां पर ये लोली की पूरी एक तरीके से डेवल बन चुकी होती है और कहने लगते हैं कि आखिरकार क्या हुआ, तुम चिल्लाओ चिल्लाओ, तुम्हें अपने आप को रोकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। भाई साहब कतई शैतान मान चुकी है ये तो। और तभी हमारा एमसी किसी तरीके से अपने प्लेजर को कंट्रोल करता है और कहने लगता है कि बस 2 बार और 2 बार और बार, और भाई अपनी पोजीशन देने लगता है अपने आप को ठुकवाने के लिए, आई मीन पिटवाने के लिए, गलत मत सोचना। लेकिन जब इस तरीके से वो लोली से देखती है तो वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती है और कहने लगती है कि आखिरकार ये बंदा मेरी वेलिंग वेव की टेक्निक को इस तरीके से कैसे सहन कर सकता है, इतना दर्द होने के बाद भी कैसे कंट्रोल में रख सकता है अपने आप को, यहाँ तक कि वो फिर से और मार मांग खाने के लिए मुझसे खुद बोल रहा है। तभी हमारा एमसी अपनी इमेजिनेशन में चला जाता है जहां से उसे एक दरवाजा दिखाई देता है, और जैसे ही उसमें दरवाजा खोलता है तो दरवाजे को देखकर कहने लगता है क्या ये एक अनदर वर्ल्ड का दरवाजा है। और कहानी उस जगह पर आती है जहां पर ये लोली हमारे एमसी को पीछे से मारने में लगी हुई है, उस जगह पर आप समझ गए होंगे, जिसको देखकर वो कहने लगती है कि आखिरकार मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या जो मेरी वाइप है जो पूरी तरह से खराब हो चुकी है तो काम ही नहीं कर रही। तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ जो बैट रखी थी वो मैं जीत चुका हूँ शर्त को, और जो उसको लड़की लोली उससे खुद कहने लगती कि हे तुम जल्दी से इस वेपन का इस्तेमाल करो और मुझे हिट करो, जिसको देखकर हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम वाकई में चाहती हो कि मैं तुम्हें इस वाइप से खुद हिट करूं अपने हाथों से। ये सुनने के बाद वो लोली उससे कहने लगती है कि तुम अपना मुंह बंद करो और जैसा तुमसे कहा जा रहा है तुम वैसा ही करो, लेकिन याद रखना कि तुम कभी भी मेरे चेहरे पर मत हिट करना। और तभी एमसी उससे कहने लगता है कि तुम जल्दी से जाओ और अपने हाथों के बल उस टेबल पर जाकर टिक जाओ। और तभी हमारा एमसी भी उसके वाइप से पीछे से मारना चालू कर देता है, लेकिन जैसे उस लोली को वाइप लगती है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है दर्द के मारे। तभी हमारा एमसी से शांत कराता है और उससे कहने लगता है कि तुम इस तरीके से रोना बंद करो, मैंने बस तुम्हें हल्के से टच किया है, यहाँ तक कि तुम भी जानती हो कि तुमने कितना ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल किया था मुझे हिट करने के लिए। ये बात सुनने के बाद वो लोली उससे कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम दर्द के मारे रो क्यों नहीं रहे। तभी एमसी मर्द होने की एक्टिंग करने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि एक रियल मैन कभी भी दर्द के मारे चिल्लाता नहीं है, चाहे वो कितना भी पेन में क्यों ना। ये देखकर वो लोली काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और जाते जाते उससे कहने लगती है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था, तुम इस बार तो इस शर्त को जीत चुके हो और मैं तुम्हें कभी भी ब्लेम नहीं करने वाली उस मैटर को के बारे में जहां पर तुमने मेरे उस बूट लेकर को मार दिया था। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी पहले उसे रोकने की कोशिश करता है और कहने लगता है कि तुम अभी मत जाओ वहां से, और कहने लगता है कि तुम चाहो तो तुम मुझे और ज्यादा कुछ बार मार सकती हो इस बात का इस्तेमाल कर, हम एक और डील क्यों नहीं करते, अगर मैं इस बार जीत जाता हूँ तो मैंने तुम्हारे साथ जो इंसिडेंट किया था तुम उस इंसिडेंट के बारे में भूल जाओगी जहां पर मैं तुम्हारे बेड पर आ गया था कल रात को। लेकिन वो लोली को ये बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग लग रहा था तो वो वहां पर जाने लगती है और कहने लगती है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली। तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि अगर मैं हारता हूँ तो मैं तुम्हारा 1 मंथ के लिए स्लेव बनकर रहूंगा, गुलाम बनकर रहूंगा।
तुम सोच सकती हो, तुम जो भी कहोगे मुझसे करने के लिए तुम मुझसे मेरे साथ कर सकती हो। तुम्हारा मूड जब भी खराब हो तुम वहां पर आकर मुझे पीट सकती हो, तुम अपनी गुस्सा मुझ पर निकाल सकती हो और अपने आप को कूल कर सकती हो और अपने पिछवाड़ों को दिखाते हुए उससे कह लगता है कि तुम आकर यहाँ पर वाइब भी कर सकती हो, तुम्हारा मन करे तो। ये बात सुनने के बाद उसका चेहरा मुझे लाल पड़ जाता है और क्या लगते है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो डील रही हमारी। तुम एक नंबर के ठरकी हो चुके हो। हाँ तुम भी तो हो। जहाँ पर वो लड़की हमारे एमसी को दोबारा से पीटना चालू कर देती है और उससे पूछने लगती है कि तुम्हें यहाँ पर दर्द हो रहा है क्या। अब जिनकी फालतू की बकवास चल रही है वो मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला। यहाँ पर हमारा एमसी कहने लगता है कि तुम मुझे और भी तो पीट सकती हो, मैं तुम्हारा 1 साल के लिए गुलाम बनकर रहूंगा अगर तुम जीत जाती हो इस बैट को। तो अगर मैं जीत जाता हूँ तो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस मुझे ब्रदर इन लॉ कहकर बुलाना है। और इस तरीके से हमारा एमसी यहाँ पर इसकी शर्त को जीत जाता है, जिसके कारण उस लड़की को गुस्सा आ जाती है लोली को और वो अपने उस बूट लेकर के डेड बॉडी को वहां पर ले जाने लगती है घसीट कर और कहने लगती है अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी एमसी उसे रोकते हैं, उससे क्या लगता है कि तुम्हारी जो रिमेनिंग वाइफ्स है उसके बारे में क्या। लोली उसे चलाते हुए कहने लगती है कि मुझे स्टार्टिंग से पता था तुम एक नंबर की ठरकी हो ठरकी, अब बहुत हो गया, मैं यहाँ से जाने में लगी हूँ। तभी एमसी कहने लगता है कि तुम इस बारे में बिल्कुल भी भूलना नहीं कि फ्यूचर में तुम हमेशा मुझे ब्रदर इन लॉ कहकर बुलाओगी, तुमने सुना। और जब उसे जाते हुए देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है। तभी भी बुढ़ाऊ अचानक से हमारे एमसी काफी नजदीक आ जाता है और कहने लगता है वाह तुम तो ऑलरेडी थर्ड स्टेज पर पहुंच चुके हो, सेकंड रैंक की। तभी एमसी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है उसको देखकर और कहने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कितने समय से मुझे देखने में लगे हुए थे। जहाँ पर बुढ़ाऊ उससे कहने लगता है कि जो वाइपिंग टेक्निक है वो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, जहाँ तक कि तुम्हारे जो दर्द को सहन करने की रेजिस्टेंस है उसके कारण तुम्हारा जो इफेक्ट है वो और भी ज्यादा एम्पलीफाइड हो चुका है। और मन में सोचते हुए इसकी बातें सोचते हुए मन में एमसी कहने लगता है कि ये जो बुढ़ा है वो मुझ पर स्पाई करने में लगा हुआ था, जासूसी करने में लगा हुआ था मेरे ऊपर। तभी एमसी उससे पूछ लगता है कि एल्डर आपके कहने का मतलब क्या है कि मैं थर्ड स्टेज पर पहुंच चुका हूँ, सेकंड रैंक। और तभी अचानक से उसे नोटिफिकेशन आता है सिस्टम के द्वारा, कहने लगता है कि जो तुम्हारा इफेक्ट है उसकी जो लिमिटेड है वो खत्म हो चुका है, तुम्हारा इफेक्ट और 2 यूजेस बचे हुए हैं। और उसे कुछ महसूस होने लगता है और इतना ज्यादा मार खाने के बाद वो वहां पर बेहोश होकर गिरने लगता है, जहाँ पर वो बुढ़ा उसे उसके बेड पर लेटा देता है और उससे कहने लगता है अच्छा तो तुम उस दर्द को सहन करने में लगे हुए थे वो भी अपने विल पावर का इस्तेमाल कर कर। तुम्हारी जो विल पावर वो वाकई बहुत ज्यादा रेयर है। और बड़ो मन में सोचते हुए कहने लगता है हंसते हुए ही तुम बस इंतजार करो, मुझे और भी ज्यादा बढ़िया लगेगा और तुम जितनी ज्यादा तेजी से प्रैक्टिस करोगे उतना ही कम मुझे इंतजार करना पड़ेगा तुम्हारी बॉडी पर कब्जा करने के लिए। और उसे मेडिसिन देते हुए कहने लगता है कि तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो एक्सटर्नल इंजरीज के लिए और दूसरी बोतल का इस्तेमाल कर सकते हो इंटरनल इंजरीज के लिए। ये देखते हुए हमारा एमसी उसका धन्यवाद कहने लगता है और ऐसे कहने लगता है कि एल्डर मुझे नहीं पता कि आखिरकार मैं आपका इसका कर्ज कैसे चुकाऊंगा, लेकिन बड़ो वहां से ज्यादा लगता है हंसते हंसते उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है रीपे करने के बारे में, फ्यूचर में तुम नेचुरली उसे रीपे कर दोगे, तुम्हें चिंता मत करो इस बारे में। तभी हमारा एमसी अपने सिस्टम कीबोर्ड को बुलाता है और हंसते हंसते कहने लगता है कि फाइनली मैंने यहाँ पर 1444 रेज पॉइंट कलेक्ट कर लिया है उस लड़की के द्वारा, उस लोली के द्वारा। अब मैं यहाँ पर और लॉटरी टिकट इस्तेमाल कर सकता हूँ कम से कम 14 टाइम, क्योंकि एक बार क्लिक करने पर 100 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। और हमें पता चलता है कि इसकी बिहेवियर को स्नो देखने में लगी होती है और कह रही होती है अपने आप से इसको देखने के बाद क्या जिस बंदे का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है, और नोटिस करती है कि इसकी बॉडी से जो टॉक्सिक्स निकल रहे होते हैं वो वेलिंग वाइब के टॉक्सिक होते हैं और काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है खुश होते होते कि इस बंदे ने तो काफी ज्यादा झेल रखा है इसको, अब जबकि इसे इस वेलिंग वेब से मारा गया है तो मुझे उम्मीद है कि जी कल रात तक पूरी तरीके से मारा जाएगा। जैसा कि मैंने सोचा था कि इस बंदे को उस लोली के हाथों से मरना ही ज्यादा बेटर रहेगा, अगर मैंने इसे खुद पर्सनली किया होता तो शायद मैं अपने आप को एक्सपोज कर देती अब तक। और इतना सब कुछ पता लगाने के बाद वे वहां से जाने लगती और अपने कमरे में उसे दिखाया जाता है जो कि एक लेटर लिखने लगती है वहां पर और किसी को लिखते हुए बताने में लगी होती है कि यंग मास्टर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो यंग मिस है अभी तक उसे किसी ने भी किसी भी ईमेल मैन के द्वारा या फिर हमारे एमसी के द्वारा अभी भी हाथ नहीं लगाया गया है। और मैंने हर एक ऐसा तरीका हथकंडे अपना लिए जिससे कि मैं उसे हमारी मिस के रूम से दूर रख सकूं। और मैं ये भी कह सकती हूँ जुआन जल्दी मरने वाला, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका जो प्लान है वो जल्दी सक्सेस हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि ये मैं क्लियर हूँ इस बारे में पूरी तरह से क्लियर तो नहीं हूँ, लेकिन जो यंग मिस है वो अभी मुझ पर सस्पिशियस है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने मिशन को जल्द से जल्द कंप्लीट कर दोगे यंग मास्टर। और वो उस लेटर को लिखकर एक पिजन के पैरों पर बांध देती है और उस पिजन को आसमान की तरफ छोड़ देती है और कहने लगती है कि तुम इस मैसेज को जल्द से जल्द यंग मास्टर के पास पहुंचा देना। दूसरी तरफ हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि लकी ड्रॉ कर 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 परेशान हो जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिल रहा होता। इसको देखकर सिस्टम उससे कहने लगती है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ, आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या करने में लगे हुए हो, अगर तुम ऐसा करते रहे तो तुम जल्दी मारे जाओगे। और तभी हमारा एमसी अपने हाथों को धोने लगता है तो सिस्टम उससे पूछती है कि एक बात बताओ तुम अपने हाथों को इस तरीके से धो क्यों रहे हो, जहाँ पर हमारा एमसी एक्टिंग करते हुए उससे कहने लगता है कि एक डायटी का लक मेरी खुल जाएगा अगर मैं हाथों को धो लेता हूँ तो। ऐसी मंत्र फूकता और बटन दबा देता और जैसे बटन दबाता है तभी उसे एक आइटम मिल जाता है जिसका फेथ और ब्रदर्स स्प्रिंग का एक आइटम मिलता है जिसका नाम जो होता है ना, जिसको देखकर एमसी कहने लगता है कि इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद इसको ऐसा लगता है ये एक हेल्थ पोशन है, जो कि मैंने कई सारी वीडियोस में देखा है गेम में अर्थ में जब मैं अर्थ हुआ करता था। तभी सिस्टम उससे कहने लगती है ऐसा कहा जाता है इस आइटम के बारे में कि जो किसी की भी हेल्थ को भी तुरंत रिस्टोर कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी क्या कंडीशन है, जब तक वो मरे ना बस तब तक। तभी एमसी फिर से एक और बार ड्रॉ करता है, तभी उसे एक पिल मिलती
लगती है, जिसको देखकर वो बताने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये एक स्पेशल पिल है जिससे कि तुम्हारी जो बॉडी है उसका टैलेंट और तुम्हारे मैरो और ब्लड को पूरी तरीके से क्लियर कर देगी, टैलेंट को बढ़ा देगी। ये सुनकर एमसी काफी खुश हो जाता है। यहाँ पर उसे फिर से ब्लड मैरो पिल मिल जाती है और हमारा एमसी उस पिल्स को खाना चालू कर देता है। और जैसे वह उन पिल्स को खाने लगता है तभी अचानक से उसकी बॉडी में कुछ होने लगता है और एनर्जी सी बढ़ने लगती है, जिसको देखकर कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरी बॉडी ब्लास्ट होने वाली है एनर्जी के कारण। और सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि हमारे होस्ट का टैलेंट अपग्रेड हो चुका है। तभी उसके दिमाग में कई सारी मेमोरीज आती है और उसकी सारी की सारी मेमोरीज वह होती है जहाँ पर उसकी जो पिछला ओनर था इस बॉडी का, उसके साथ जो भी घटना हुई थी सारी की सारी घटना उसको सब कुछ बताया जा रहा है और किस तरीके से उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल चुका है, इस फैमिली के चू क्लैन के बारे में, एम्पायर के बारे में, ब्राइट मून सिटी के बारे में, कैपिटल के बारे में, कितने चिल्ड्रन है, कितना बेटा है, कितनी डॉटर्स है वगैरह वगैरह। और उसे पता चल जाता है और कहने लगता है कि अच्छा तो अब मुझे समझ में आया, तो जो बॉडी का असली ओनर था वो ऑर्फन था और उसके अंकल और आंट के द्वारा उसे बड़ा मतलब छोटे से पाला गया है। इसकी किस्मत पूरी तरीके से खराब थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसके पास सिर्फ एक ऐसी अच्छी चीज थी जो कि इसके काम आया थी, तो वो है इसका चेहरा, जो कि वो काफी ज्यादा हैंडसम था, जो कि शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता जैसे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी ज्यादा पावरफुल चू क्लैन की जो लड़की है, डॉटर है, एल्डेस्ट डॉटर, वो इस जैसे यूजलेस बंदे के साथ शादी क्यों करेगी। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो फिशी जरूर है, कुछ ना कुछ तो कोई प्लान कर रहा है। तभी अगले ही पल हमारा एमसी सोने में लगा हुआ था तो कोई उसके ऊपर पानी डालता और उससे क्या लगता है कि तुम बेवकूफ कह के तुम और ज्यादा कितना हमारे मास्टर और मैडम को इंतजार करवाने वाले। तभी हमारा एमसी उठता है और उससे क्या लगता है किसकी हिम्मत हो गई मुझ पर इस तरीके से पानी डालने की। तभी एक नमूना आता है जिसका नाम डाओ यांग है, वो हमारे एमसी को चढ़ाते हैं। उससे क्या लगता है वो सर्वेंट है यहाँ का, वो क्या लगता है क्या होगा अगर मैंने तुम्हारे पास पानी डाल दिया तुम्हारे चेहरे पर, तो क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम कोई बहुत बड़े इंसान हो। और वो सर्वेंट हमारे एमसी को चढ़ाते हैं। उससे क्या लगता है ओहो तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो, मारो मारो मुझे मारो, अगर तेरे में हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। तभी हमारा एमसी उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच दे मारता है और कहने लगता है कि वाकई में मुझे समझ नहीं आ रहा आजकल के लोगों के बारे में, वो अपने आप को पिटवाने के लिए इतना ज्यादा आगे क्यों आ जाते हैं और दूसरों को कहते हैं कि मुझे मारो मारो। तभी बंदा अपनी स्वॉर्ड निकालकर कहने लगता है कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ तुम कचड़े कहीं के। तभी एक बंदा और आ जाता है और वो क्या लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है। तभी सर्वेंट उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर आ चुके हो कैप्टन, मैं अभी अभी इस बंदे को जगाने वाला था जो कि गुड फॉर नथिंग है और यहाँ पर सोने में लगा हुआ था। लेकिन जैसे वो उठने के बाद अचानक से इसने बंदे ने मुझे बिना किसी रीजन के पंच मारना चालू कर दिया और तो और इसने मेरी नाक भी तोड़ दी। ये बात सुनने के बाद कैप्टन उससे कहने लगता है कि सभी के सभी लोग मेन हॉल में इस बंदे का इंतजार करने में लगे हुए हैं। तभी वो बंदा हमारे एमसी के चेहरे आई मीन शरीर पर जो इतने ज्यादा घाव देखता है तो वो काफी शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि जो सारे के सारे घाव है वो वेलिंग वेब के नहीं है, क्या तुम्हें चोट लगी है। तभी एमसी एक्टिंग करते हुए उससे कहने लगता है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा बुरी तरीके से हर्ट हो चुका हूँ और मैं इस बेड से भी नहीं उतर सकता। तभी कैप्टन उससे कहने लगता है कि भले तुम्हें कितनी भी चोट लग जाए लेकिन तुम यहाँ पर इस तरीके से नहीं बैठे रह सकते, सभी के सभी लोग तुम्हारा इंतजार करने में लगे हुए हैं, बेटर है कि तुम जल्दी जल्दी वहां पर चले जाओ, जल्दी से कोई स्ट्रेचर लेकर आओ और इस बंदे को ठकर लेकर चलो। और हमारा एमसी घबराते हुए वहां पर कुछ नहीं कर सकता और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी स्ट्रेचर के सहारे उस मैडम और मास्टर के पास आ जाता है, जहाँ पर हमें एक लड़की को बैठे हुए दिखाया जाता है और इस लड़की का नाम पेई मियान मान है, जो कि च्यूआन की बहुत ज्यादा क्लोजेस्ट सिस्टर है, यानी कि हमारे एमसी की वाइफ की बहुत ज्यादा क्लोजेस्ट फ्रेंड। जब हमारा एमसी इस लड़की को देखता है तो वो काफी सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि वाओ कितनी ज्यादा अमेजिंग और ब्यूटीफुल इविल प्रेजेंस है, इसको देखकर ऐसा महसूस हो रहा है। जहाँ पर हमारे एमसी की वाइफू की जो मदर होती है वो जुआन को बुलाते हैं, उससे कहने लगता है कि तुम्हें पता है कि हम लोगों तो तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि जी हाँ मुझे पता है कि आखिरकार आपने हमको यहाँ पर क्यों बुलाया है, वो इसलिए क्योंकि मैंने गलती से अपनी सिस्टर इन लॉ के बेड पर अपनी फर्स्ट वेडिंग नाइट के दौरान चला गया था, इसीलिए। ये सुनकर उसकी मॉम गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते उससे कहने लगती है तेरी आखिरकार हिम्मत कैसी हुई, तुम अपने आप को प्राउड समझ रही हो इतना ज्यादा गलत काम करने के बाद। तभी एमसी अपने घाव को दिखाता है, उससे क्या लगता है कि मुझे पता है कि मैंने कुछ ऐसा कांड कर दिया है जिसे अगर मुझे 1000 बार भी मार दिया जाए तो उसका जो सजा है वो पूरी नहीं होगी, लेकिन इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ सेकंड यंग लेडी को ही अपने आप को मारने की परमिशन दी है और उन्होंने अपनी उस वेलिंग वेब से मुझे बुरी तरीके से भी मारा है ताकि मैं उनसे माफी मांग सकूं और मैंने उसकी माफी को हासिल भी कर लिया है। ये बात सुनने के बाद वो मैडम उससे कहने लगती है कि ये तो रेडिकुलस है हुआनजू। तभी वो मास्टर उससे कहने लगता है, उसकी चूयान का डैडी आई मीन उसका पप्पा और अपनी वाइफू से वो कहने लगता है कि अब जबकि अपनी जो हुआनजू है उसने उसे ऑलरेडी आई मीन सजा दे दी है, उसे माफ कर दिया है, तो हमें लगता है कि हमें भी इसे माफ कर देना चाहिए। तभी हमें चू त्याशंग को दिखाया जाता है जो कि चू चोंगसोंग का सेकंड यंगर ब्रदर यानी कि हमारी एमसी की वाइफू का अंकल। और वो कहने लगता है कि यहाँ पर ऐसे कई सारे रूमर्स फैल चुके हैं कि ये एक प्लेबॉय है और हमारी जो चू फैमिली है वो हमेशा से उसकी इज्जत के लिए जाना जाती है पूरे शहर में। अगर इस तरीके से हम ये हरकतें करता रहा तो हमारी जो इज्जत है, रेपुटेशन है, वो खराब हो जाएगी और हमारे रूल्स को भी नहीं फॉलो करने में लगा हुआ है। इसे स्ट्रिक्टली पनिशमेंट देनी चाहिए रूल्स के अनुसार, क्योंकि हमारी फैमिली में कभी भी इस तरीके की शर्मनाक हरकत किसी ने भी नहीं की है। अगर हम इस बंदे को इस तरीके से जाने देते हैं तो जनता हमारे बारे में क्या ही सोचेगी। तभी वहां पर हमें इस लोली को आते हुए दिखाया जाता है जो कि क्या ही लगती है कि सेकंड
अगर अगर आप ये सब क्या करने में लगे हुए हो, ऐसा तो नहीं है कि इस बंदे ने आपको टच किया है या फिर उस रात को उसने मेरे साथ कुछ गलत काम कर दिया हो। तभी वो अंकल उससे क्या लगता है कि मुझे पता है कि तुमने अभी भी क्या करा है, मैं उस बात पर भरोसा करता हूँ, लेकिन जो बाहर वाले हैं वो क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें उसके बारे में तो सोचना पड़ेगा। जब वो लोली बाहर आ जाती है तो उसके पेरेंट्स उस पर चिल्लाते हैं, उससे क्या लगता है कि तुम यहाँ पर क्या करने में लगे हुए हो, तुम जल्दी से अंदर चले जाओ। तभी उसकी मम्मी चिल्लाते हैं, उससे कहने लगते हैं कि तुम बहुत बकवास हो गई है, तुम्हें इस तरीके से बच्चे पर नहीं चलना चाहिए। और वो लोली अपनी मदर के पास चली जाती है। यहाँ पर उसकी मदर उससे कहने में लगी कि तुम्हें अपने फादर पर इस बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे बगल में आकर बैठ सकती हो और तुम मुझे बताओ कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो गया। तभी वो लोली अपनी मदर के पास जाती है और उससे क्या लगता है कि मदर तुम ही हो एक जो मुझे समझ सकती हो। जैसे कि वो बताने लगते हैं और क्या लगता है कि मॉम, जैसा कि इस बंदे ने मुझसे कहा था, कल रात को मैंने उसे बुरी तरीके से वेलिंग वेब से मारा था, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि इस बंदे ने बिल्कुल एक चू तक की आवाज नहीं निकाली, तो इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया इसे माफ करने के बारे में। तो अब आपको इसे पनिशमेंट देने की भी जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने शब्दों पर वापस लौट जाऊं, जो मैंने इससे वादा किया है उसको मैं वादे को तोड़ दूं। ये बात सुनने के बाद उसकी मैम अग्री हो जाती है और उससे क्या लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी लड़की हो, तुम्हें रोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वो हमारे एमसी को आंख मारती है और यहाँ पर उन दोनों का जो प्लान होता है वो सक्सेसफुली काम कर जाता है। और एमसी मन में सोचते हुए क्या लगता है कि भले ही जो लिटिल गर्ल है वो किसी के सामने रोकर किसी के फेवर को हासिल कर सकती है, लेकिन ये अपने वादे को पूरा निभाती है, इस बात से तो पक्का हो चुका है, ये वादे में पूरी अच्छी बंदी है। और तभी इसके थर्ड अंकल को दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है कि मेरी नाइसी, तुम अभी भी बहुत ज्यादा यंग हो और तुम्हें अभी तक दुनियादारी के बारे में कुछ भी नहीं पता और अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है। अगर तुम्हारे साथ अगर कुछ भी न्याय नहीं हुआ, दुनिया वालों को नहीं बताया, तो तुम्हारी रेपुटेशन के बारे में क्या। अगर ये शब्द बाहर निकल गए कि तुम्हें तुम्हारे ब्रदर इन लॉ के द्वारा प्राइवेट इस तरीके से तुमने पनिशमेंट कर दिया उसे, तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा करेगी दुनिया वालों के सामने। तभी चू यान की यानी कि हमारे एमसी की वाइफ की फ्रेंड वहां पर पीछे बोलती है और उससे कहने लगती है क्या जो वेलिंग वाइफ तुमने इसे दी थी वो 10 फोल्ड तक उसके दर्द को नहीं बढ़ा देती, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो तुम्हारा हस्बैंड है वो कोई एक्सपर्ट है जो कि अपनी स्ट्रेंथ को छुपा कर रखा हुआ है। ये बात सुनने के बाद चुयन भी उससे कहने लगती है कि ये बंदा बिल्कुल भी मार्शल आर्टिस्ट को नहीं जानता, तो आखिरकार ये एक एक्सपर्ट कैसे हो सकता है। तभी सेकंड अंकल वापस से खड़ा होता है चिल्लाते हुए, उससे क्या लगता है कि बिग ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ, ये बंदा बिल्कुल भी सस्पिशियस नहीं लग रहा क्या आपको। मुझे तो वाकई में इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा कि किस तरीके से सिचुएशन को मैनेज करेगा ये। तभी वहां पर एक बंदा आता है और वही जिसको हमारे एमसी ने गंदी तरीके से पीटा था, वो कहने लगता है कि पैट्रिच यंग मास्टर वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बात तो माननी पड़ेगी। और इनको देखकर लगता नहीं है कि इन्हें चोट लगी और इसने मेरी नाक पर एक जोरदार पंच मारा कि इसने मेरी नाक ही तोड़ दी। तभी सेकंड अंकल चिल्लाता और कहने लगता है कि अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब जबकि जो जू आन है जिसने ऐसे ऐसे कांड कर रखे हैं और जो भी इसने एक्शंस किए उसके बदले में इसे सजा तो जरूर मिलेगी। और इसने हुआन जियो को मैनिपुलेट करने की कोशिश की ताकि वो पनिशमेंट से भाग सके और हमारे क्लैन के रूल के हिसाब से इसे सजा देनी होगी, एग्जाम्पल रखना होगा दूसरों के सामने। तभी वो लोली अपनी मॉम से कहने लगती कि मदर मैंने वाकई में इसे वेलिंग वेब से खुद मारा था अपने हाथों से, तो आप इसे सजा नहीं दे सकते। लेकिन उसकी मॉम कहती है लेकिन हम क्या करें अब। तभी वहां पर एक बंदा भागते भागते आता है और उन सभी को बताने लगता है और कहने लगता है कि एक लड़की यहाँ पर आ गई है और बब्बर मचाने में लगी हुई है बहुत ज्यादा और कहने में लगी हुई है गेट के बाहर की वे यंग मास्टर से मिलना चाहती है। और उस गेट के सामने मेन डोर के सामने इसने कई सारे क्राउड को भी इकट्ठा कर लिया। ये बात सुनने के बाद सेकंड अंकल उससे कहने लगता है कि एक वुमन आखिरकार वो किस क्लैन से आई है। यहाँ पर वो बंदा बताता है कि वो कह रही है कि वो किसी रेड हार्मोनिक कोर्टयार्ड से आई है। ये बात सुनने के बाद एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अब कौन सी मुसीबत आ गई। तभी वो मैडम बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाती है और कहने लगती है कितनी शर्म वाली बात, तुम जल्दी से उसको अंदर लेकर आओ। यहाँ पर इसने मुस्कुराती है और मन में सोचते हुए कहने लगती है कि मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि इतने ज्यादा वाइफ से मार खाने के बाद भी ये बंदा जिंदा रह जाएगा, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी एक्स्ट्रा प्लान तैयार कर रखा हुआ है तुम्हें फंसाने के लिए। तभी एक लड़की हमारे एमसी की तरफ बढ़ते बढ़ते आने लगती और उसको देखकर कहने लगती कि अच्छा तो ये है मेरा नेक्स्ट टारगेट। और वो तुरंत हमारे एमसी के गले लग जाती है और उससे कहने लगती कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा कोल्ड हार्टेड हो, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और तुमने वो पैसे मुझसे उधार लिए और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे अपनी कंक्यूबान की तरह मुझसे शादी कर लोगे, लेकिन तुम अचानक से वहां से गायब हो गए और तुमने मेरे पैसे मुझे वापस नहीं किए, तो आखिरकार तुम इतने ज्यादा हार्टलेस कैसे रह सकते हो। ये बात सुनने के बाद एमसी कहने लगता है अबे भाई तुम कौन हो, तुम कहाँ से आ गई हो, लगता है कि तुम्हें यहाँ पर कोई गलतफहमी हो रखी होगी, तुम्हें अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए। ये देखने के बाद मैडम को गुस्सा आ जाती है और वो कहने लगती है तू बास्टर्ड कहीं के, तुम्हें इसकी एक्सप्लेनेशन तो देनी होगी इस मैटर के बारे में हमें। यहाँ पर एमसी हमारा उस लड़की को दूर करता है अपने आप से और उससे कहने लगता है कि मिस आपको रुक जाना चाहिए, मुझे बोलने का मौका तो दो। और उससे पूछने लगता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तभी वो लड़की उससे कहने लगती है कि अगर तुम मुझसे मेरे नाम के बारे में भी कैसे भूल गए हो, तुम तो मुझे स्प्रिंग फ्लावर नाम कहकर बुलाया करते थे। और उससे पूछने लगता है हमारा एमसी तो खैर तुम ये सब छोड़ो, तुमने अपनी सर्विस के बारे में जब कितना ज्यादा प्राइस मतलब कितने ज्यादा पैसा मेरे को उधारी है तुम ये बता, और तुम्हारी सर्विस के कितना चार्ज लगता है। तभी लड़की उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम इसे मेरे सर्विस के तौर पर कैसे कह सकते हो, मेरी फीलिंग्स को तुमने चोट पहुंचा दी। और तभी काउंट करते हुए उससे कहने लगती है कि तुमने मुझे हाफ मंथ तक मेरे साथ समय गुजारा था, तो इसका मतलब 20 नहीं 30 सिल्वर्स हो गए टोटल मिला। तभी एमसी कहने लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा चीप है। और उसके थर्ड अंकल सेकंड अंकल हंसने लगते हैं और थर्ड अंकल उससे कहने लगता है कि आजकल का जो यंग पीपल का जो टेस्ट है वो वाकई में बहुत ज्यादा बैड होता जा रहा है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम मेरी बात ध्यान सुनो, मैं तुम्हें यहाँ पर आज 300 सिल्वर्स देने के लिए तैयार हूँ और तुम्हें बेहतरीन गिफ्ट के तौर पर दे दूंगा। ये बात सुनने के बाद वो लड़की खुश हो जाती है और एमसी कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा करूँ।
जिससे कि उस मैडम को गुस्सा आने लगती है और वो मास्टर उस मैडम को रोकने की कोशिश करता है और कहने लगता है जरा 1 मिनट रुको। जहाँ पर हमारा एमसी अपनी वाइफू से कहने लगता है कि वाइफू क्या तुम मुझे 300 सिल्वर दे सकती हो उधार के तौर पर? मेरे पास अभी इस मूवमेंट पर मतलब है नहीं मेरे जेब में। तो वो अपने सर्वेंट को बुलाते और उससे कहने लगती है कि तुम जल्दी से जाओ और 300 सिल्वर कर लेकर आओ। ये बात सुनने के बाद स्नो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और जो चुयान की फ्रेंड होती है वो भी शॉक हो जाती है ये बात जानने के बाद और जानना कहने लगती है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है। जहाँ पर हमारा एमसी उसे पैसे देने के बाद कहने लगता है कि ये सिल्वर कॉइन्स है वो तुम्हारे सारे के सारे एक्सपेंसेस है, तुम्हारे खर्चे हैं, इसको सेटलमेंट करने के लिए तैयार है। क्योंकि जो लास्ट वूमन है जिसको मैं यहाँ पर लेकर आया था काफी समय पहले उसे मिलिट्री कैंप में भेज दिया गया था और तुम उसको रिप्लेस करने वाली। ये बात सुनने के बाद लड़की उससे कहने लगती है कि सेटलमेंट एक्सपेंसिव मिलिट्री कैंप क्या कहना चाहते हो तुम? तभी एमसी उससे क्या लगता है कि तुम्हें पता नहीं है कि जो मेरी वाइफू है वो वाकई में इस बात को लेकर काफी ज्यादा जेलस महसूस करती है और वो इस बात को काफी ज्यादा गुस्सा महसूस करने लगती है कि मैंने किसी और को टच किया या फिर मुझे कोई टच करे तो जो मेरी लास्ट कंक्यूबाइन है उसे मिलिट्री कैंप में दे दिया गया था सभी के सभी मैन को, जहाँ पर वो ज्यादा समय तक उनको नहीं झेल पाए क्योंकि उसे एक दिन में मल्टीपल टाइम्स करना पड़ता था। अब वो अपनी इमेजिन पर डिपेंड करो क्या कह रहा है। तो मुझे उस लड़की के लिए वाकई में बहुत बुरा महसूस हो रहा था और इस एक्टिंग में उसकी वाइफू भी साथ देती है और कहने लगती है कि तुम जल्दी से लड़की को मिलिट्री कैंप पर ले जाओ। जहाँ पर जैसे उसे घसीट कर ले जाने लगते हैं तो वो लड़की जोर से चिल्लाने लगती है और उससे कहने लगती है जरा 1 मिनट रुको, आखिरकार मैं वहाँ पर मिलिट्री कैंप में क्या जाऊँ, मुझे किसी मिलिट्री कैंप में नहीं जाना है। हमसे क्या लगता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, सभी के सभी जो मेंबर्स है वो सारे मेरी प्राइवेट आर्मी है और वो तुम्हारा अच्छी तरीके से ख्याल रखेंगे। और मैंने ये भी सुना है कि वहाँ उन्हें बहुत ज्यादा फ्रेश लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन वो लड़की चिल्लाते क्या लगती है कि मैं तुमसे झूठ बोला था, मुझे माफ कर दो, मैं वाकई में तुम्हें जानती तक नहीं। जहाँ पर वो दाओयांग से कहने लगती है कि जरा 1 मिनट रुको, जैसा कि तुमने मुझसे कहा था जहाँ पर तो वैसा भी कुछ नहीं हो रहा है, मुझे यहाँ पर घसीट कर ले जाया जा रहा है, तुम मेरी मदद तो करो प्लीज। और इसी के साथ मैं इस एपिसोड की एंडिंग करना चाहूंगा। अब नेक्स्ट एपिसोड में आपको पता चलने वाला है कि आखिरकार इस लड़की के साथ क्या ही होने वाला है, हमारा एमसी इसके साथ क्या करने वाला है, इसके किस तरीके से पोल खोलने वाला है और क्या होगा तो वो तो आगे चलकर ही पता चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।